नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सबा नकवी। सबा, आपका स्वागत है चर्चा में। मैं बहुत खुश हूँ अतुल, बहुत मजा आता है जब भी मैं चर्चा में आती हूँ। थैंक यू सबा। थैंक यू। बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस हफ्ते जिसका उनके जो अपने अनुभव हैं, अपने एक्सपीरियंस है उस पर उस नज़रिए से सबा के विचार जानना दिलचस्प होगा। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हैं। मेघनाद, आपका भी स्वागत है। नमस्ते अतुल सर, नमस्ते। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन हमेशा की तरह चर्चा का हिस्सा हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो, नमस्ते। तो बहुत सारी, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस हफ्ते चीजें रही जिन पर हमें बातचीत करनी है। मैं चाहूंगा कि मेघनाद एक बार ये सारे जो विषय हैं आपके सामने रखें, फिर इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। वैसे फिलहाल रिपब्लिक डे तो 3 दिन पहले था। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 जनवरी को सुबह 11 बजे। तो इसके बाद जो भी होगा वो हम बता नहीं सकते। 26 जनवरी को परेड तो हो रही थी, पर एक और घटना हुई जिसमें ट्रैक्टर रैली निकाली थी फार्मर्स ने। किसानों के ट्रैक्टर रैली से कुछ जत्थे राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंचे और लाल किले पर जाकर अपना झंडा फहरा दिया। हालांकि निशान साहेब लहरा दिया था और किसान यूनियन के कुछ फ्लैग्स भी थे, वो लहरा दिए थे। इसके अलावा पुलिस के साथ कई जगहों पर टकराव हुआ, लाठीचार्ज और आंसू गोले छोड़ दिए गए। हमारे संवाददाता बसंत, ताहिर और निधि तीनों अलग-अलग बॉर्डर्स पर थे। उन्होंने काफी वीडियोस भी हमारे यहाँ पर थे। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की हिंसा के सिलसिले में 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। 25 प्राथमिक दर्ज के हैं और 30 के अधिक किसान नेता से बातचीत भी जारी है। एक और चीज कल रात को हुई, वो हालांकि राकेश टिकैत जो फार्मर लीडर है, उन्होंने एक बयान दिया कि उनको धोखा दिया गया है बीजेपी की तरफ से और काफी हद तक पुलिस भी जमा हो गई थी गाजीपुर बॉर्डर पर। ऑर्डर्स थे कि इनको खाली करना है। तो राकेश टिकैत का एक बयान आया था जहां पर वो थोड़े रो पड़े और भावुक हो गए। और वो बयान देखकर काफी जगह से, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से और अलग जगह से, हरियाणा से और किसान अब निकल चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। किसान दिवस की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग करते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। फार्मर्स प्रोटेस्ट पे तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तांडव के अभिनेताओं और निर्माताओं की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर क्लब करने का अनुरोध पर विचार कर सकता है, लेकिन वह सीआरपी के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं लेना चाहते। और मीडिया के जगत से भी काफी खबरें हैं। एक्चुअली इस बार काफी हेडलाइंस है हमारे पास। एक तो राजदीप सरदेसाई ने कुछ मिस रिपोर्टिंग कर दी थी ट्रैक्टर रैली के वक्त, जहां पे उन्होंने कहा कि एक प्रदर्शनकारी को गोली से मौत हो गई है, पर वो बाद में फेक न्यूज निकली और उस पर इंडिया टुडे ने कार्रवाई भी की है। वो 2 हफ्ते के लिए अब रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, टीवी पर नहीं जा सकते और 1 महीने का उनका सैलरी भी काट दिया है। अफवाह फैल रही थी कि उन्होंने इंडिया टुडे से रिजाइन कर दिया, पर वो अफवाह गलत है, हमने कंफर्म भी कर लिया है। और शार्दुल, हाँ शार्दुल, तुम्हें भी ऐड करना था कुछ? हाँ, मुझे 2 छोटी-छोटी बातें ऐड करनी थी इम्पोर्टेंट। पहला तो इस सब उहापोह के बीच आज भारत सरकार का 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो देखते हैं क्या निकलता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट खबर थी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने डैनियल पर्ल हत्या के जो मुख्य आरोपी थे अहमद उमर सैयद शेख को बरी कर दिया। और इस पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों, रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स ने भी घोर आपत्ति दर्ज की और ये अच्छा स्टेप नहीं है। ठीक बात। और एक 2 छोटी और थोड़ी सी खबरें हैं। एक तो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो रिकॉर्ड हाई पर चले गए हैं दिल्ली में।
पेट्रोल का कॉस्ट अभी 86.3 हो चुका है दिल्ली में, और डीजल का प्राइस 76.4 पर लीटर हो चुका है। और एक ऑक्सफैम की एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट आई है जिन्होंने उनमें कहा है कि इंडियन बिलियनर्स का जो वेल्थ है वो 35% से इंक्रीज हुआ लॉकडाउन के समय पे। और उन्होंने कहा कि जो मुकेश अंबानी 1 घंटे में कमाते हैं वो एक अनस्किल्ड वर्कर को 10,000 साल में कमाने पड़ेंगे। मतलब इतना ज्यादा इनइक्वालिटी हो गया है। वो बोल रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी एक सेकंड में जितना कमाते हैं वो एक डेली वेज वर्कर को 3 साल लगेंगे कमाने के लिए। 90 करोड़ थी शायद। हाँ। तो ये असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, वो बहुत सारी चीजों में इसलिए झलक भी रही है। जो लगातार उठापटक मची हुई है या किसी भी तरह की जो टकराव है, वो इसका नतीजा है, क्योंकि जो पूरे रिसोर्सेज हैं वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, अनइवन हो गया है पूरा सब कुछ। 2 और छोटी खबरें हैं जिसका जिक्र करके हम चर्चा को शुरू करेंगे। एक तो है कि पत्रकार नेहा दीक्षित के ऊपर को धमकी दी गई है, उनको स्टॉक करने की कोशिश की गई है, उनके घर में घुसकर हमले की कोशिश की गई है, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक खबर आई, 24 जनवरी जो कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को सुबह सुबह बिना स्वेटर, बिना गर्म कपड़ों के नॉर्मल कपड़ों में योगा करवाया गया, जो कि सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे कर रहे थे, बेहद सर्दी का समय था। उसकी रिपोर्ट करने के आरोप में 3 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है उत्तर प्रदेश में। ये कानपुर देहात एक जिला है, कानपुर का दूसरा हिस्सा, तो वहां की घटना है। ये तमाम घटनाएं हैं जिसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कुछ लाल किले पर हुआ उसकी बात करते हैं। हम लोगों ने आज से 10 साल पहले एक आंदोलन देखा था, सबा आपने भी बहुत उसको कवर किया है। अन्ना का आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। और एक वाकया उस समय का है जिसका मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा, तो शायद लोगों को समझने में बहुत थोड़ा सा आसानी होगी। एक छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी उस समय में, स्वामी अग्निवेश जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। अच्छा। और वो फोन पर बात कर रहे थे कि कैसे ये आंदोलनकारी पागल हाथी में बदल गए हैं, और वो उस आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे। तब तक वो अन्ना के मंच पर बैठ रहे थे। अच्छा। लेकिन ये एक वीडियो उस समय वायरल छोटा सा हुआ जिसमें वो कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे कि अब कपिल जी देखिए, इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पागल हाथी हो गए हैं और ये पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं, और सरकार को ऐसे लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए। मतलब एक तरह का ये आंदोलन में रहते हुए सबोटाज करने वाली घटना थी, जो कि कैमरे पर सामने आ गई थी। इसकी मैंने चूंकि खुद रिपोर्टिंग की थी उस समय इस पूरे घटना की वीडियो क्लिप के आधार पर तहलका में, तो इसलिए मुझे उस घटना से अचानक ये घटना अब जो लाल किले पर किसान आंदोलन के दौरान हुआ उसको जोड़ने में थोड़ा सा सहूलियत है, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए। 2 महीने से जो किसान आंदोलन लगातार बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था और जिसमें लाखों की संख्या में लोग थे, वो अचानक से 26 जनवरी को उसका एक हिस्सा, एक तबका, एक टुकड़ा रोक चला गया, अराजक हो गया, बेकाबू हो गया, और उसने इतने सारी चीजें की। क्या सिर्फ इसके आधार पर इस पूरे आंदोलन को, जो 2 महीने से अपने डिसिप्लिन के लिए एक मिसाल जैसा बन गया था, उसको पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? बाकी आंदोलन समय समय पर जो हुए हैं उनके आधार पर आप इसको कैसे आंकेंगी सबा? देखिए, आपने अन्ना मूवमेंट का जिक्र किया, वो बहुत पावरफुल मूवमेंट था, और हिंदुस्तान में लगता है कि डेकेड पर डेकेड या तो आंदोलन होते हैं या दंगे होते हैं। हाँ, आप है ना, बिल्कुल, आप दंगों का भी देख लीजिए, वो डेकेडल दंगे होते हैं। हाँ। लेकिन अन्ना मूवमेंट की जो सोशियोलॉजी थी वो अर्बन मूवमेंट था। वहाँ उसका टेलीविजन में बहुत कवरेज हुई क्योंकि वो दिल्ली में शुरू हुआ और शहरों में फैला, और दिल्ली में तो आप उसका नतीजा देख ही रहे हैं। अन्ना हजारे तो चले गए, लेकिन जो उससे आम आदमी पार्टी निकली, हाँ, वो लोग जो उभरे उससे, जो सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है एक्टिविस्ट जो पॉलिटिक्स में जा चुके हैं, उसके आपके अलावा मैं सोच नहीं सकती। हाँ, चाहे जो भी हम लोग क्रिटिक करें, लेकिन वो कि नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स जब ब्रेक करते हैं। अब ये जो किसान आंदोलन है, विजुअली आपने देखा होगा, ये अन्ना आंदोलन से बड़ा फिजिकली जो मीलों लंबे जो इन्होंने कारवान लगाए हुए हैं बॉर्डर पे, हाँ, किसान, मैं कहूंगी कि एनालिटिकली बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग कंपैरिजन उठाया है। वो अर्बन था, ये रूरल है। रूरल है तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
इसमें कम्युनिटी, कास्ट, जाति, ये सब चीजें को भी समझना होगा हमें कुछ हद तक। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। शुरू हुआ पंजाब में, लेकिन अब जो क्रैकडाउन के बाद मुझे लग रहा है एक तो पूरा जाट बेल्ट, उत्तर प्रदेश के जाट बेल्ट में इसका असर हो ही रहा है। राकेश टिकायत और वो चरण सिंह के नवासे जयंत आज पहुंचे हैं। हाँ। राकेश टिकायत के साथ इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जो इलेक्टोरल, अगर मैं इलेक्टोरल नजरिए से देख लूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल पत्रकार हूँ। जाट समुदाय, उत्तर प्रदेश की जाट समुदाय बहुत मजबूती से उसने बीजेपी का समर्थन किया है। अब आपने उनके लीडरान पर उनको कहा है कि आप एंटी नेशनल हैं, इस तरह की बातें हुई। बीजेपी ने चाहे कहा नहीं, कल रात आपने टेलीविजन खोला, आपने देखा। हाँ। आपका तो काम ही यही है न्यूज लॉन्ड्री में। हर जगह मुझे लगता है राकेश टिकायत ने जो रोना किया बाद में, हाँ। उनको इस तरह से प्रेजेंट किया गया मीडिया के तरफ से कि वो देशद्रोही हैं, हाँ। कि वो आतंकवादियों को कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। इस तरह की प्रेजेंटेशन हुई। अगर आप वो क्लिप देखें जहां राकेश टिकायत रो रहे हैं, मीडिया वाले बहुत बदतमीजी से उनसे सवाल कि आप छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है, आप यहाँ से हट क्यों नहीं जाते। बहुत ही वो जो अग्रेशन, हाँ। जो आइडियोलॉजिकल अग्रेशन, हिंदुत्व वाला जो कुछ मीडिया के साथियों में आ गया है, वो दिख रहा है जिस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी हिंदुस्तान में जहां तक जो ये तरीका नहीं है किसी से सवाल करने का। हाँ। और एक और भी बड़ी चिंता की बात इसमें जो है वो ये है कि मीडिया का चेहरा जो है वो एंटी पीपुल और प्रो गवर्नमेंट इतना साफ है कुछ इस सब मामले में, जो कि अपने आप में पूरे इस जो मीडिया के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है। आप किसकी बात करने के लिए वहां पर हैं और आप किसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह से एकदम पलट दिया है मीडिया के एक बड़े हिस्से ने। वो दिख रहा है बार बार। एक और चीज इसमें मैं जानना चाहूंगा, जो एलिमेंट चला गया, जो जिन लोगों ने इसमें झंडे लहराए, और वो उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि लाल किले पर एक झंडा फहराया, जो लोग पहुंच गए थे ट्रैक्टर रैली लेकर लाल किले तक, उन लोगों ने झंडा फहराया। तो एक बहस ये छिड़ी कि तिरंगे का अपमान हुआ और तिरंगे को हटाकर लाल झंडा फहराया। बहुत सारे चैनलों ने यह दावा किया, जो कि सच बात नहीं थी। उन्होंने तिरंगे को कहीं नहीं हटाया। तिरंगा जो अपने लाल किले की जो दोनों मीनारें हैं उसके बीच में अपनी जगह पर फहराता रहा। उसके अगल बगल उन लोगों ने अपने झंडे फहराए जरूर। निशान साहिब का झंडा फहराया गया। अब ये बहस का एक मुद्दा हो सकता, तो ये तो एक फेक बात थी, फर्जी बात चलाई गई कि तिरंगे का अपमान हुआ, एक बात। दूसरी एक बात अब बहस महत्वपूर्ण है कि किसी धर्म का झंडा लाल किले पर फहरना चाहिए या नहीं फहराना चाहिए। अब इस पर बात हो सकती है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा, और मैं चाहूंगा इसके बाद मेघनाथ, शार्दुल और सबा आपकी राय आए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि लाल किले पर या ऐसे किसी भी स्थान पर जिसका पब्लिक उससे में स्पेस में इस्तेमाल होता है या नेशनल उसमें उसकी पहचान है लाल किले की, वहां पर किसी धर्म का झंडा नहीं फहराना चाहिए, एक बहुत वाजिब बात है। लेकिन जो भीड़ वहां पर पहुंची है उसके लिहाज से अगर हम बात करें, उसमें अनएजुकेटेड, सेमी एजुकेटेड लोग हैं, जिनके लिए अपने झंडे का एक महत्व है। और उस आंदोलन में अगर आप कवर कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इस तरह के नारे ही उनके मुख्य नारे हैं, जो कि अपने आप में एक तरह के धार्मिक नारे हैं। तो हम ऐसे लोगों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से सेकुलर तरीके से आंदोलन करें। तिरंगे का वहां पर लाल किले पर कोई अपना झंडा ना फहराए और सिर्फ तिरंगे के लिए वो जगह एकदम सुरक्षित हो और पैक्ड हो, बाकी किसी के लिए कोई जगह ना हो। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसी दिन राजपथ पर जो परेड होती है उसमें ज्यादातर राज्यों से जो झांकियां आती हैं, टैब्ल्यू थे, वो सब मंदिरों की झांकियां थी। तो जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, सेकुलरिज्म की शपथ ली है, वो अपने हर काम काज में उसने धर्म को अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने का या पॉलिटिकल उसका एक औजार बना दिया है। उससे उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, उससे उसको इलेक्टोरल बेनिफिट मिल रहा है। वो तो खुद इस चीज को नहीं कर पा रही है।
किसानों के लिए जो कि एक रोग, एक अराजक, एक तबका है, उसके लिए इतनी सारी पाबंदियां या आयत की जा रही हैं कि यहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि केवल तिरंगा ही फहर सकता है और कुछ नहीं फहर। तो ये थोड़ा सा वाजिब बात नहीं है कि आप भीड़ से ही अपेक्षा करें। और सरकार का जो मुखिया है वो कभी राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर का शिलान्यास करता है बैठ के, कभी वो संसद भवन का शिलान्यास करते हुए वहां पर धार्मिक कर्मकांड करता हुआ दिखता है। और दूसरी तरफ आप उन किसानों से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से सेकुलर चीजों के बीच में अंतर बरतता चले। ये अंतर बरतना इतना आसान है क्या, मेघनाथ, शार्दुल में और सबा? जी, इसमें ना दो चीजें। एक तो जो प्रदर्शनकारी वहां पर गए थे, तो ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट किया था इस पर कि दीप सिद्धू नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने वो झंडा फहराने का और लोगों को उकसाने का काम किया। वो 25 रात से ही सिंघू बॉर्डर पर लोगों को उकसाना शुरू कर दिए थे और उन्होंने ऑलरेडी कुछ तबकों ने डिसाइड कर लिया था कि वो जो निर्धारित रूट जो थे, जो दिल्ली पुलिस ने दिए थे, उनसे अलग होकर वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाएंगे, राजपथ की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, पर रेड फोर्ट जाएंगे। तो कुछ हमारे पास भी कुछ वीडियो आए हैं कि जो निकल पड़े थे कुछ लोग, तो वो भी बोल रहे थे कि हम तो अब रेड फोर्ट पे झंडा लहराएंगे। और इसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। देखिए, सरदार बाघेल सिंह नामक एक वॉरियर थे, सिख वॉरियर थे। उन्होंने 18th सेंचुरी में 1783 में रेड फोर्ट पर निशान साहिब लहराया था। और उनका ये जो था वो मुगल रूल जो था उसके टिरानी के अगेंस्ट उनका ये सिंबल था। तो ये जो लोग गए थे वहां पर रेड फोर्ट में, ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी मन में रखकर गए थे। मतलब एसेंशियली ये निशान साहिब का जो रेलेवेंस है वो हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये धार्मिक ही नहीं पर एक पॉलिटिकल सिंबल भी है। एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सिंबल है और मतलब सिख विक्ट्री का एक सिंबल है। तो मुझे तो लगता है कि रेड फोर्ट पर एक तो तिरंगा तो लहरा ही रहा था, पर उसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी सिंबल लगाना है, फ्लैग लगाना है, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट है आखिरकार। और वो भी दालमिया का मॉन्यूमेंट है, उसको बेच दिया अभी, तो वो हमारा है ही नहीं बेसिकली। तो दालमिया जी अपने तो दालमिया अब उसके टिकट बेचते हैं, वो उसका पैसा लेते हैं और उसका मेंटेनेंस कराते हैं। एग्जैक्टली, वो बेच भारत दिया की है। जनता केवल मूकदर्शक है। एग्जैक्टली, बेच दिया है वो, तो क्या करेंगे अभी। तो ठीक है यार, मतलब इतना आई थिंक हमको इसका क्या है ना कि एक बहुत ही वियर्ड मैंने आज कॉलम पढ़ा जो कि राजदीप सरदेसाई ने लिखा था। अच्छा, मुझे लगा ऑफ इंडिया पे पढ़ा तुमने। नहीं, वियर्ड कॉलम तो ऑफ इंडिया पर ही आते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा। हाँ, आज उन्होंने शेयर तो किया, आज लिखा है। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स लेना बंद कर दिया, शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ये किया है। और जो 27 जनवरी का पेज आया, उनका पहला पन्ना आया, द ब्लैक डे ऑफ रिपब्लिक, उसके बाद से तो मेजर फॉल आउट हुआ है बहुत ज्यादा। और आप देखिए, ये सब कॉलमनिस्ट और इवन जो जर्नलिस्ट है वो ऐसे ही एक सॉर्ट ऑफ इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि अरे आपने आपके मूवमेंट को डैमेज कर दिया, अरे आपको पता होना चाहिए था कि वायलेंट हो गया तो फिर मूवमेंट खराब हो जाएगा। और मतलब बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मुझे ये बहुत गलत लगता है, बिल्कुल क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हैं सालों साल से जो स्टेट है वो अत्याचार पे अत्याचार करी जा रही है प्रोटेस्टर्स पे। पुलिस वाले जनगण मन गाने के लिए लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कितने वीडियोस देखे हमने जेएनयू के वक्त, कितने वीडियोस देखे हमने जामिया के वक्त। जी, सीएएनआरसी के वक्त। मतलब स्टेट कुछ भी करे, स्टेट कितनी भी मारामारी करे, क्योंकि उनका हक है, पर अगर प्रोटेस्टर्स कुछ करे तो फिर वो गलत है। ये मुझे बहुत गलत लगता है। शार्दुल, आप अपनी बात एक बार रखें। देखिए, मैं इस वाली बात के, इस पूरे परिवेश के इतने अलग अलग एस्पेक्ट हैं कि एक बार में उसके बात करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो है जो 26 जनवरी को अराजकता हुई, पर हमारे पास बहुत वक्त है, आप करें। अराजकता और जो हिंसा अराजकता और जो हिंसा हुई, पुलिस वालों पर भी हमला हुआ, तो वो बात। इसका ये भी एस्पेक्ट है कि जो आंदोलन किस वजह से चल रहा है, जिस पर मैं अभी मेघनाथ ने इशारा डाला, आपने डाला, कि सरकार का जो बिहेवियर है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये सारी घटना जब हो रही थी तो प्रशासन की तरफ से जो ढील दी गई,
क्योंकि एक बार जब पुलिस ने इजाजत दे दी तो इसका मतलब यह है कि पुलिस के पास उसको मैनेज करने की मैन पावर होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता हूँ। जो मेघनाथ ने बात कही, जो आपने कही, ठीक है, और इन सब के बेसिस में जो आज हम मुद्दे डिस्कस करेंगे उनके बेसिस में यही बात है कि सरकार के खिलाफ लोगों का अविश्वास है। लेकिन उससे अलग अगर हम देखें, मान लीजिए ये कांग्रेस की सरकार होती, अभी आपने जो अन्ना वाला उदाहरण दिया ना जी, और ऐसे ही रैली निकलती और निशान साहिब की जगह ये भगवा झंडा होता, तो भी क्या हमारी यही प्रतिक्रिया होती? और इसकी जगह अगर ये हरा झंडा होता तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होती? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि हम अपनी अपनी जगहों को अगर बदल के देखें और तब हम शायद रैशनलाइज करें तो हम मानेंगे कि जो हुआ वो ठीक नहीं था। लेकिन इनडिसिप्लिन के लिए अगर ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार हैं तो उससे ज्यादा और भी एस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो इनडिसिप्लिन हुआ उसके मेन दीप सिंधु और क्या नाम था दूसरे का, लखा सदाना है, उनके दियोल परिवार से अच्छे संबंध है। पुलिस ने लाठीचार्ज और आरएएफ को डिप्लॉय किया, लेकिन वो देर से किया। अब एक छोटी सी बात और कि कल रात गाजीपुर पर जो हुआ और उससे एक दिन पहले जो बागपत पर हुआ, अब ये मुद्दा कानून किसानों के लिए ठीक है या नहीं, ये विरोध कितना वाजिब है नहीं, ये बात तो इससे अब आगे बढ़ गई है। जैसा सभा कह रही थी, ये मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है। कल गाजीपुर पर भी यही मंशा थी, बसंत हमारा वहां पर था, और लेकिन किसी तरह राकेश टिकैत ने मोर्चा बचा लिया और उनके भाई लौट रहे हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि इन सबको इसमें अमेलगमेट कैसे किया जाए। इसमें जो राकेश टिकैत ने बहुत सही मौके पर एक अच्छा स्टैंड ले लिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और वो जो उनका रोने वाला वीडियो वायरल हुआ, उससे एक अचानक से ये पूरा का पूरा मोमेंट दोबारा से कंसोलिडेट हो गया है। जी, तो बिल्कुल, वो साफ हो गई बात। इसमें एक और चीज है, पहले सबा आपसे मैं जान लेना चाह रहा हूँ, वो जो झंडा लहराया गया और उसके इर्द गिर्द जो आप जो धार्मिक मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, मैं कुछ कह दूं जो शार्दुल कह रहे थे, मैं बिल्कुल एक बहुत पुरानी किताब है वेज ऑफ सीइंग, जॉन बर्जर की, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी बीबीसी के लिए, उससे किताब बन गई। अब बिल्कुल जैसे आपने भी कहा अतुल शुरू में, हम लोग ये मान रहे हैं, टीवी के नैरेटिव सब मान रहे हैं कि जो लोग गए कल, जो एक फ्रिंज हिंदू ग्रुप के लोग थे, उनको सिटीजन्स बताया गया, और जो किसान हैं जो गए कल काउंटर प्रोटेस्ट करने के लिए, जय श्री राम, हटिए यहाँ से, आप जाइए, छोड़ दीजिए, वो गए ना हिंदू सेना, हिंदू सेना नाम था, बिल्कुल। अब हम कह रहे हैं वो सिटीजन्स हैं। अच्छा, टीवी उनको बता रही है कि वो सिटीजन, हर चैनल बता रहा है, और फार्मर्स को इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो अनार्किस्ट है। हाँ, क्योंकि ये जो आपने शुरू में कहा कि ये अब सेट पैटर्न बन गया है कि सरकार विरोधी यानी कि आप देश विरोधी। हाँ, ये हो गया है। ये पूरी मीडिया इस तरह से झूठ बता रही है, लेकिन एक हद होती है। और जो शुरुआत में जो इनकम डिस्पैरिटी की आपने बात की, ये सब चीजें उसमें भी ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें भी वो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आ रहा है। और तो ये धार्मिक मुद्दा ये बहुत ही छोटी सी बात है। हम लोग, जैसे आपने कहा, जिस मुल्क में अभी सब चीज बंद करके वहां अयोध्या में एक बड़ी सेरेमनी हुई कोरोना के बीच। हाँ, हालांकि हिंदुस्तानियों को इधर उधर भागना पड़ा, घर के एकदम से लॉकडाउन करा दिया, जो भी हुआ सब चीज, हम लोग हर चीज में रिलीजियस सिंबलिज्म एक्सेप्ट करते हैं। हमारे घर में भी अगर कोई, मुझे याद है जब हमारी अम्मा का स्कूल की जो जन्मभूमि जो हुआ, उसमें भी हम लोग धार्मिक किस्म से, क्योंकि लोग ज्यादातर आवाम हिंदू आवाम है जो उसके लिए धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, वो उसको नहीं छोड़ सकते। करते हैं, लेकिन वो अनसेल्फ कॉन्शियसली हम लोग करते थे। अब उस सब चीज में सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई है। वहां मुझे याद है भूमि पूजन हो रही है। हाँ, अब सरकार कर रही है। कम से कम राजकाज से धर्म को अलग रखना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इसमें होगा क्या, क्योंकि अभी तक जो हिंदुत्व की जो थिंकिंग है उसमें ये है कि मुसलमान तो दुश्मन है ही, लेकिन सिख, बुद्धिस्ट, वो आप अगर पढ़े सावरकर वगैरह, वो लोग सब वैसे असल में हिंदू हैं। अब आपने ये जो डिस्कम्फर्ट आवाम को, मीडिया को, जिसको भी हो रहा है कि सिखों ने वही झंडा लहराया जो उनके सिख रेजिमेंट में भी लहराते हैं, उससे इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मेरा इसमें, मैं नुआंस से बात कर रही हूँ, मैं ना तो सपोर्ट ना तो अपोज कर रही हूँ। मेरा पोजीशन जो आपका है अतुल वही है, लेकिन आप सोचिए एनालिटिकली इसका मतलब क्या है कि वो लोग क्या इसको सह पाएंगे
या कि वो सोचते हैं कि सिख एक माइनॉरिटी है जिसपे वो कभी इलेक्टोरल काबू नहीं पा पाएंगे। वो भी ये सब बातें दिमाग में चलती हैं। हर चीज एक डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पोलराइजेशन से भी फायदे होते हैं। आप इलेक्टोरल एंड पर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक बात। और सबा आपकी एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये जो प्रेजुडिस जो क्रिएट किया जा रहा है सिख के अगेंस्ट स्पेशली, इसका भी इम्पैक्ट होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये नैरेटिव में अगर आप स्पेसिफिकली सिख लोगों को दिखा के उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं, वो जो मुसलमानों के साथ होता था पहले वो अभी सिखों के साथ भी हो रहा है। तो ये एक और ये बेसिकली हिंदुत्व का एक ट्रेट ही है कि फैक्शंस क्रिएट करना और उनको एनिमी डिक्लेयर करना। और ये तो मेघनाथ और इंटरेस्टिंग है कि ये मुसलमान कम्युनिटी के मुकाबले सिखों में ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि उनके पास, मुसलमानों के पास कोई अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उस तरह का नहीं है। उनके पास अकाली दल, शिरोमणि अकाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो इस चीज को आवाज देने के लिए रेडी बैठे हैं। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कल मैं मेन स्ट्रीम का कवरेज भी देख रहा था थोड़ा सा, कि वो गाजीपुर में जो पुलिस का जो जत्था इकट्ठा हो गया था, वहां पर आप देखेंगे कि सब जो मेन स्ट्रीम के जो रिपोर्टर्स थे वो बाहर बैरिकेड के पास पुलिस के बीच में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि लोग वापस चले गए हैं और ये खत्म हो चुका है, और अब बेसिकली अब पुलिस जाने वाली है अंदर और सबको हटाने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, टॉयलेट्स हटा दिए गए थे, पानी हटा दिया गया था। तो ये सब चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, पर अंदर जाके कोई प्रोटेस्टर से बात नहीं कर रहा है। अंदर जाके ये जो रोने वाला सीन हुआ वो उन्होंने कवर कर दिया, और उसमें जैसे सबा ने ऑलरेडी बोला, उसमें अग्रेसिवली उनको पूछ रहे हैं कि आप खाली करेंगे, आप खाली करेंगे। तो मतलब आप देखिए कि एक जिससे उन्होंने बात किया उसकी आपने वीकनेस दिखा दी, और इस पे लोग मजे भी लूट रहे थे। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अपने बीजेपी के प्रवक्ता एक्सेट्रा मजे उड़ा रहे थे कि अरे इसको तो रोने पे मजबूर कर दिया योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मैंने देखा नहीं। तो बेसिकली ये जो नैरेटिव है, ये आईटी सेल का ही नैरेटिव था एसेंशियली। तो आप देखेंगे कि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जो की जा रही है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट की, वो 26 से तो ऑब्वियसली शुरू ही हो चुकी थी, पर कल रात भी हमको इसके थोड़े से वाक्य दिखे। ये बात जो मेघनाथ ने बताई और ये सब, मैं इसी का जिक्र करने वाला था, पर इसके साथ अगर हम थोड़ा पीछे हट के देखें ना, देखिए एक तो ये हल्की बातें करना और ऐसे वैसे स्टेटमेंट देना, ये तो एक लत है, और ये लत इन्हें लग चुकी है, और इसका भारी परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, ये तनावपूर्ण परिस्थिति जो हुई तैयार, इसे जितने खराब तरीके से हैंडल किया जा सकता है वो प्रशासन कर रहा है, और ये शुरू से दिखाई दे रहा है। इन्होंने खालिस्तानी वाली बातें आज से तो शुरू नहीं करी, 26 जनवरी के बाद से, ये नवंबर से चल रही हैं। 3 बार चर्चा में तो हम बात कर चुके हैं, है ना, और यूनियन मिनिस्टर तक ने ये बात कही है, तो ऐसा तो है नहीं ये बात आ जाई है। और इसके बाद मीडिया के साथ साथ जो इनके इंटरनल सोशल मीडिया ग्रुप पे जिस तरह का 1984 वाला विट्रियोल चल रहा है, ये शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, कमाल है। अच्छा, इससे मेन बात, राजनीति का आधार जो सबा बात कह रही थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, ये इन्होंने राजनीति का आधार बस सत्ता जीतना बना दिया है। उसका पब्लिक वेलफेयर से, जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी बात मैं कहूंगा, इतनी गंभीर बातें हो गई, अगर हम पूरे परिवेश पर नजर डालें तो आपको याद होगा, ये दूसरा साल है लगातार जब साल की शुरुआत में बड़े आयोजन के दौरान दिल्ली में, राजधानी में भयंकर अराजकता फैली और कानून व्यवस्था चरमरा गई। अब वो बाय डिजाइन हो, लापरवाही हो, गलती हो, कुछ भी हो, पर ये शर्मनाक है कि इसके लेवल केवल प्रशासन ही जिम्मेदार है, और किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक आप जिसके जो नीतियां बना रहा है, उस नीतियों से पैदा होने प्रभाव का आकलन करने में चूक रहा है। उसके बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो अगर विरोध करते हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, इस सब में अल्टीमेटली ऊपर से लेकर नीचे तक एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता, इन सब की नाकामी ही छुपी हुई है। हाँ, और जो टिकैत को रोने की बात पे चिढ़ा रहे थे, उन्हें याद रखना चाहिए जाट रेजिमेंट का वाक्य, जाट बलवान तो जाट भगवान। तो इन्हें इस चीज से बचना चाहिए। जाट बोले तो 16 दुनी 8 है ना। तो इसका एक और पहलू है, उस पर भी बात करी जाए। जो हिंसा हुई उसको चैनलों ने दिखाया, लेकिन क्या इतनी बड़ी हिंसा, क्या इतनी बड़ी अराजकता थी, ये उसको थोड़ा सा आंकड़ों में एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे लोग तो ज्यादा समझ में आएगा। दिल्ली के जो 4 मुख्य बॉर्डर थे
उन सब पे मिलाकर 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख के बीच में किसान मौजूद थे। और जो ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया था, इसके लिए 80 से 90 हजार के बीच में ट्रैक्टर इकट्ठा हुए थे चारों तरफ से। अब इसमें से 250 से 300 400 के आसपास ट्रैक्टर रूट्स तोड़ के लाल किले तक पहुंचे थे। अब आप सोचिए कि 2-2.5 लाख लोग, 80 हजार के करीब ट्रैक्टर, उनमें से 300-400 लोग पहुंचे थे, 300-400 ट्रैक्टर सारे नियम कानूनों को तोड़ते हुए और उत्पात मचाते हुए लाल किले तक पहुंचे। तो क्या सिर्फ यही एक चेहरा था? बाकी जो 80 हजार ट्रैक्टर अपने रूट पर चल रहे थे, जिन्होंने शांति से पूरी परेड को, उसको किसी ने देखा, किसी ने दिखाया? क्या किसी ने ये देखा कि उन्हीं के रास्ते में फूल बरसाए गए उन ट्रैक्टरों के ऊपर? और ये भी आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी ओवरऑल, जो जिस तरह से मीडिया ने दिखाया कि ये सब रोग है, सब पागल हो गए, सब अराजक हो गए, पूरा किसान आंदोलन डिस्क्रेडिट हो गया, अगर ये वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर 80 हजार ट्रैक्टर पागल हो जाते या 2 लाख 2.5 लाख किसान पागल हो जाते, तो ये किसी पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं कि उसको कंट्रोल करता या नियंत्रित कर पाता। बिल्कुल। तो इसका जो दूसरा पहलू है, पूरी तरह से जानबूझकर मीडिया द्वारा नजरअंदाज किया गया। तो जब भी आप इस पूरे किसान आंदोलन और उसके 2 महीने के रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर कोई तस्वीर बनाएंगे, तो आपको तस्वीर साफ साफ समझ में आएगी कि वास्तव में 70-80 हजार ट्रैक्टर अगर दिल्ली में घुसते तब क्या होता, या 2 लाख किसान अगर पागल हो जाते तब क्या होता। वो नहीं था। इस आंदोलन में भी, इस दिन भी, 26 जनवरी की परेड में भी ज्यादातर लोग, ज्यादातर किसान अपने रूट पर थे और संयमित दिखे। निश्चित रूप से जो हुआ है उसके लिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दीप सिद्धू जैसे लोगों के वीडियो सामने हैं, लखा सदाना के वीडियोस के चेहरे सामने हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो। सरकार ने क्या किया, 37 किसान, जो 40 किसान आंदोलन में उसमें बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, उसमें से 37 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दीप सिद्धू का नाम बाद में आया जब मीडिया में शोर मच गया, अगले दिन सुबह जोड़ा गया FIR में। तो ये तो तरीका है, पैटर्न है। ये हमने दिल्ली पुलिस के कामकाज का पैटर्न बहुत दिलचस्प है। आप देखिए, दिल्ली में जब दंगे हुए, किन लोगों के नाम FIR में जोड़े गए? मुसलमान जिन इलाकों में मरा है, उन इलाकों के मुसलमानों के नाम उनकी हत्या में जोड़ के दंगे की चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ये तो दिल्ली पुलिस का रवैया है, जो कि सीधे सीधे, हमने बहुत सारी चार्जशीट की पे रिपोर्ट फाइल की है, उनका वो निकाला है, उनका रिव्यू किया है, सारी चीजें दिखती हैं। पर दिल्ली पुलिस को ये समझना चाहिए कि ये चीजें आगे जाके कोर्ट में जाएंगी, तब क्या कितनी टिकेंगी, और वास्तव में किसानों का पूरा आंदोलन कितना अराजक था या नहीं था, इसको भी समझना चाहिए। सभा, इस हिंसा पर आपकी प्रतिक्रिया, और फिर मेघनाद और शार्दुल की भी प्रतिक्रिया लेंगे कि वास्तव में क्या पूरा का पूरा आंदोलन हिंसक था, अराजक था, पागल हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्या रेड फोर्ट जाना उस दिन इलीगल था? ये एक सवाल है। क्या छुट्टी का दिन था कुछ लोगों के लिए? क्या वहां जाना मना था? बिल्कुल, ये भी हम पूछ सकते हैं ना। मेरा मन हुआ कि मैं रेड फोर्ट में जाऊं, अगर इलीगल था क्या एक झंडा लहराना कहीं से भी? ये सब सवाल हैं। क्या अच्छा, उसमें ना तो वो किसानों ने जो ट्रैक्टर चलाए, जो पुलिस के साथ मारपीट हुई, हम देख रहे हैं कि वो तलवारें वगैरह निकल गई थी, पुलिस के साथ जो हुआ, वो हिंसा था। लेकिन ज्यादातर ये सवाल, उन्होंने क्या आम नागरिक पर हमला किया? उन्होंने क्या लोगों को लिंच किया? उन्होंने क्या दंगे करवाए? उन्होंने क्या घर जलाए? क्या किया उन्होंने? नहीं, मैं एक्सक्यूज नहीं कर रही, मैं पूछी, वो उन्होंने कहा हम जाएंगे अपने मुल्क के लाल किले पे और हम झंडा लहराएंगे। किया ना, ये किया। गलत था, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप समझिए लार्जर स्केल पर, मुझे एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं इट इज एन एक्ट ऑफ कि हम सिटीजन्स हैं, हम अपना हक भी जताएंगे। उन्होंने किया, ये नहीं करना था, और ये हुआ। और जहां ट्रस्ट था कि आपसे बात कहीं हुई थी, आप कहीं गए, तोड़ फोड़ भी की, आप लोगों ने हिंसा भी किया, लेकिन जिस ग्रुप ने किया उसको आप टारगेट करिए, कार्रवाई करिए। हाँ, और ये एक चीज मैं बताऊं, मेरा एक बार सिंगू बॉर्डर में फोन चोरी हो गया। हाँ, तो फिर आदमी जब एक फोन चोरी हो जाता है, तो मैं घूम रही थी, पुलिस में जाके रिपोर्ट की, वो एक पूरा एक्सपीरियंस हो गया। एक IB के लोग ने मुझे कांटेक्ट किया, वो भी थे सिंगू बॉर्डर पे। हाँ, कि आप आप उस फोन का ये मॉडल का ये नंबर बताइए। मैं उनको जानती हूँ। अब आप बताइए, इतने महीनों से आपके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स भी हैं, दिख रहा है सब कुछ, सामने दिख रहा है। आपने कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं तैयार की कि ये हो। अब मुझे सबा नकवी को IB के लोग फोन कर रहे हैं मदद करने की, आपको फोन कैसे वापस मिले? और स्टेज पर से दीप सिद्धू जैसे लोग एक हफ्ते पहले से ये सब चिल्ला रहे थे। तो हाँ, मुझे समझ नहीं आता
कि आपने क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, या वो जो कुछ किसान आंदोलन के लोग कह रहे हैं, ज्यादातर वो लेफ्ट यूनियन वाले, उसमें भी दो किस्म के लोग हैं ना आंदोलन में। वो बिल्कुल लीडरशिप वो कह रही है एजेंट, वो पहले भी कह चुकी है मुझसे, एजेंट प्रोवोकेटर्स इज द वर्ड दे यूज, उनका वो टर्मिनोलॉजी में, हाँ, कि मतलब जो आदमी हमारे बीच होता है लेकिन दूसरे दुश्मन का काम करता है, बिल्कुल वो शब्द वो लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि हमें डर है कि वो घुस गए हैं इसमें। अब या दीप सिद्धू, या तो हम सोचते हैं कि वो डबल एजेंट है, या वो होंगे उन्होंने, आपको याद है एक इंटरव्यू में बरखा दत्त के साथ भी भिंडरन वाले की को खूब अच्छा कहा था। हाँ 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 हाँ, वही है वो दीप सिद्धू। बिल्कुल तब से हम लोगों ने उनका नाम जाना है। ठीक उन्होंने बात तो ये सब मुझे नहीं लगता कि किसानों ने इतना भी बुरा किया, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो नहीं हुआ कुछ ठीक लोगों बात के एक्शंस की वजह से पूरे मूवमेंट को मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्क्रेडिट करने में डिस्क्रेडिट लगी, करने में लगी। ब्रॉडकास्ट मेघनाद, मीडिया। हिंसा पर आपकी क्या राय है कि क्या ये सारे के सारे आंदोलन को जिस तरह से डिस्क्रेडिट किया जा रहा है? मैं फिर से वही पॉइंट पर आना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक ऐसी सत्ता है जो काफी अग्रेसिव है, जो काफी उनका जो रवैया है वो बेसिकली पब्लिक क्रशिंग कर रहा है, लाइक कंसिस्टेंटली, और मतलब जब से आया है तब से। जैसे अगर मैं फिर से यूपीए को कंपेयर करना चाहूंगा, तो जब निर्भया का प्रोटेस्ट हुआ था तो लोग राजपथ पर पहुंच गए थे, मैं भी वहां पर पहुंच गया था, मेरा तो ऑफिस बाजू में ही था, मैं भी चला गया था, और बहुत वाटर कैनन चल रहे थे वहां पर, और मैंने वाटर कैनन मुंह पे भी खाया है। तो वो यूपीए के समय पे भी होता था, और तब आप देखिए कितना गुस्सा था। तब देखिए कैसे लोग कह रहे थे कि वहां पे पहुंचना इलीगल था, उस दिन वहां पे सेक्शन 144 लगा हुआ था, और पर फिर भी लोग पहुंच गए वहां पर, 3 दिन के लिए थे वहां पर, बाय द वे, हाँ राजपथ पे। और बिल्कुल राजपथ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक्स में भी चले गए। आई थिंक अतुल सर हम भी बात कर रहे थे, राइट? हाँ यस नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक्स पे चढ़ गए थे ऊपर, और स्लोगनेरिंग कर रहे थे एक्सेट्रा। तो तब आपने जो अभी होता है, जैसे आप पूरा कंटिंजेंट लेकर आए लाठी के साथ, और फिर मारना शुरू कर दिए प्रोटेस्टर्स को, और फिर हटाना शुरू कर दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो नहीं होता था। तो हाँ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जैसे स्टेट जब अग्रेसिव होती है, तो उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, वो उनके लिए रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल तो ठीक बात वो एक हद तक हम गांधी जी को याद करेंगे, ठीक है, गांधी जी वो कहते थे अहिंसा की वजह से हम आगे बढ़ेंगे और हमको आजादी मिलेगी, पर वहां पर भी भगत सिंह थे, भगत सिंह जैसे लोग थे वहां पर भी, और जहां पर उसमें भी आप मॉब के साथ इस तरह की समझदारी, इस तरह के आर्टिकुलेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? गांधी जी के विचार तो बिल्कुल। वो है ना, जब आप कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ कर रहे हैं, अब एक हिस्सा जो रोग हो ही गया है या और एक अराजक हो गया है। और एक मजे की बात सर एक और हुई पिछले हफ्ते, बोस को लेकर, सुभाष चंद्र बोस को लेकर। सुभाष चंद्र बोस तो आर्मी खड़े कर रहे थे, हाँ, राइट? और और वो आप भी किसके साथ? जी जिस वही आदमी तो। को पूरी दुनिया डिस्क्रेडिट कर चुकी है, आज तक उसका नाम लेना अपमानजनक माना जाता, उस नाजी आर्मी के उसके साथ मिलकर कर रहे थे, पर और हमारे तो नेता थे। बिल्कुल एग्जैक्टली तो मेरा अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखें, तो जब भी ऐसे एक्शंस होते हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट अग्रेसिव हो जाती है, जब कोई भी गवर्नमेंट, जैसे इवन 75 में जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद भी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और ये काफी हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि हमेशा जो प्रोटेस्ट होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग नॉन वायलेंस के लिए अभी बिलीव करते हैं। जैसे आपने कहा लाखों लोग थे वहां पर, उसमें से कुछ 500 लोग उधर चले गए, जो हम अराजक ही बोल सकते हैं उनको। पर ये तो आई थिंक एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए था। मतलब अगर जैसे सबा ने भी कहा, इंटेलिजेंस की भी तो खामियां है यहाँ पर। बिल्कुल। शार्दुल, आपकी टिप्पणी? जी, अधिकतर बातें सबने कह ही दी हैं। मैं फिर से कंक्लूड करने में कहना चाहूंगा, जैसा मेघनाद ने कहा, चीजें शून्य में नहीं खड़ी होती। केंद्र सरकार और अन्य भाजपा सरकारों का बर्ताव बहुत दमनकारी रहा है पिछले कुछ वर्षों में। आप कल की ही खबर देख लीजिए, त्रिपुरा में क्या हुआ उन टीचर्स के साथ, अगरतला में उन पर कितनी वाटर कैनन चलाई गई और उन्हें हटाया गया। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें सर्विस से हटा दिया गया। 2014 में हटाया गया था, आज की बात नहीं है, 6-7 साल हो चुके हैं। अभी जो इंदौर में घटना हुई थी पिछले महीने, हमने रिपोर्ट किया है उस पे, अश्विन ने रिपोर्ट की थी कि कैसे प्रशासन ने, ये भी भाजपा सरकार है,
जहां से पत्थरबाजी हुई थी उसके बगल में मुसलमान का घर ढहा दिया, जबकि पत्थरबाजी हुई थी हिंदू के घर से। तो ये डिस्टिंक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अभी हमने पहले बात की कि कैसे वो शुरू से खालिस्तानी उन्हें कहे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इससे इस सब की वजह से सरकार और जनता के एक बहुत बड़े पोर्शन के बीच एक गहरी खाई बन गई है अविश्वास की। और जब तक सरकार थोड़ा नम्रता, ताकतवर को नम्रता ही सुहाती है, वो अकड़ के खड़ा रहता है तो उसे अहंकार ही कहते हैं, और ये अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। ये लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं समाज को बांटने के, ना ये इसका किसी सनातन धर्म से किसी शाखा से लेना देना है, ना किसी के भलाई से लेना देना है। ये केवल सत्ता का विकेंद्रीकरण है, और ये बहुत भारी पड़ने वाला है अगर ये नहीं रुका तो। ये उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो अपने आप में एक अजब किस्म का एक स्टेट बन गया है, अथॉरिटेरियन स्टेट है, तो उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी सभा आपसे ले लें, क्योंकि पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉलिटिकल उसके लिहाज से, आपके अनुभव के हिसाब से, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होना है उसका बायकॉट करने का निर्णय लिया है सारे जो ऑपोजिशन के दल है। तो इसका क्या असर हो सकता है, या ये सेशन किस तरह से आगे बढ़ सकता है? इससे कुछ किसान आंदोलन के दिशा पर प्रभाव पड़ेगा कुछ हद तक, लेकिन अभी बजट, अब तो सारा अटेंशन इस हफ्ते बजट पे होगा। लेकिन मैं एक कुछ चीज आपको बता दूं कि जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वहां पूरा एमपी कंटिंजेंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं तृणमूल वगैरह फोन लगाती रहती हूँ ना, पॉलिटिकल पार्टी, सारे एमपी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लगे हुए हैं अपनी चुनावी तैयारियों में। हाँ, तो लेकिन आजकल तो जो आदमी चाहे वो कह भी सकता है वर्चुअली भी, लेकिन कुछ लोग आएंगे और जरूर ये बात तो पार्लियामेंट में तो जरूर बातचीत होगी। लेकिन एक पार्लियामेंट को अगर एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बर्बादी हम देख रहे हैं इस साल, तो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की होगी। जिस तरह सेशन को एकदम से बंद किया, कोई अटेम्प्ट नहीं सरकार, इस तरह से ये फार्म लॉज पास किए, उसके बाद बिना कोई प्रिविलेज कमेटी। अब आप सोचिए, सरकार ने, ऑपोजिशन ने उस टाइम कहा था कि आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजिए, कुछ नहीं हुआ। अब सरकार 10-11 राउंड किसानों के साथ बैठ चुकी है। तो मेरे ख्याल से मेघनाथ भी ये काफी जानते हैं, वो पार्लियामेंट में काम कर चुके हैं। क्या आपको लगता है मेघनाथ की पार्लियामेंट, क्या आपकी क्या राय है? जी, तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट आज से ही शुरू हो रहा है, मतलब आज ही प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, और उसके बाद एक जैसे बजट सेशन 2 हिस्सों में बांटा जाता है, तो पार्लियामेंट फिर अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल 8 तक चलेगा। अभी जो सेशन होने वाला है वो बजट को लेकर होने वाला है, और इसमें एक हमको एक्चुअली देखने वाली चीज होगी कि जब बजट का डिस्कशन होता है तो एक चीज होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स डिस्कस किए जाते हैं। तो हमारे पास तो अभी 50 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज है, पर चुने हुए 5 से 6 मिनिस्ट्रीज पे डिस्कशन होता है उनके बजट पर कि क्या होना चाहिए एक्सेट्रा, और वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से मिनिस्ट्रीज आने चाहिए। अब ये देखने वाली चीज होगी कि अभी एक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना बड़ा रिफॉर्म पास किया गया है अभी, और रिफॉर्म पास करके अगर आप ऑर्डिनेंस को ले ले तो वो उसको अच्छे से 6 महीने भी हो चुके हैं वो पास करके, हालांकि उसको स्टे भी लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले। पर ये देखने वाली चीज होगी कि इस बार इस सेशन में वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डिमांड फॉर ग्रांट डिस्कस करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो करते हैं तो फिर एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा होगी, मुझे लगता है पार्लियामेंट में, कि ये फार्म लॉज को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर सब कुछ आएगा उसमें। पर अब आपने देखा पिछले सेशन में भी, तब भी फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे और नोटिसेस भी रेज किए गए थे कि इस पे डिस्कशन किया जाए, पर वो नहीं किया था। गवर्नमेंट इससे भाग रही है। तो अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कि बॉयकॉट करे ना करे मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेसिकली कोई प्रेसिडेंट का स्पीच है, वैसे कोई, मुझे लगता है वो गवर्नमेंट ही तो उनको लिख के देती है, तो वो तो बोल रहे हैं। मुझे एक छोटी सी चीज, प्रेसिडेंट आई थिंक 2015 से, प्रणब मुखर्जी जब थे तब से बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे। अच्छा, हाँ, हर साल बोलते हैं, हर साल एक कोई तो भी लाइन घुसा देते हैं उसमें कि नहीं, साइमल्टेनियस एक देश एक चुनाव, एक देश। तो वो चल रहा है,
पर वही प्रेसिडेंट बहुत सारी चीजें अनाउंस करता है और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं बेसिकली। हाँ, बेसिकली वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही हाँ, होती वो है, तो हम उसमें टीवी पे भी ज्यादा देख कुछ लेंगे, बॉयकॉट देख करने लेंगे। से क्या है। इसमें एक चीज और है, जो सभा जिस तरफ आप इशारा कर रही थी कि सेशन पार्लियामेंट के नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, नीचे के स्तर पे देखें जो आप स्टेट्स के लेवल पे, तो और बुरी स्थिति है। और वो इसी से मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर आना चाहूंगा कि विंटर सेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैंसिल कर दिया, अच्छा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, और वहां की जो पार्टियां हैं, ना तो सपा ने ना बसपा ने ऑफिशियली किसी ने पूछा बिल्कुल, तक नहीं जाके स्पीकर से या सरकार से कि विंटर बिल्कुल, सेशन अच्छा, किससे बातचीत करके स्थगित हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये भी अपने आप में स्थिति कि ये केवल जो चीज ऊपर दिल्ली में हो रही है, वो चीज नीचे राज्यों के स्तर पर भी बीजेपी सरकारें कर रही हैं, और उससे ज्यादा ब्लेटेंट तरीके से कर रही हैं। उत्तर प्रदेश हाँ, किसी एकदम एक सेपरेट अथॉरिटेरियन स्टेट जैसा बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप ये देखिए कि एक साल से 1.5 साल पहले हमारे करीब हो गए, हमारे सामने आया था कि किस तरह से मिर्जापुर में मिड डे मील का मामला सामने आया था। इमीडिएटली वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक एफआईआर दर्ज करा दी पत्रकार के खिलाफ। इसके बाद एक पैटर्न शुरू हो गया है। बिल्कुल, पत्रकार कोई खबर करता है, सरकार के किसी योजना की उसमें अगर बुराई होती है, तुरंत एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। हाँ, अब ये हाई टाइम है। अब जो इसका हाल फिलहाल में हुआ, जो 3 पत्रकारों के साथ हुआ कि कानपुर देहात में, कि उन्होंने रिपोर्टिंग की कि भयानक सर्दी में बच्चों को उससे योगा कराया गया नॉर्मल कपड़ों में, और वो सर्दी से ठिठुरते रहे। अब इसके बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर कर दी। इस तरह के अनगिनत मामले हो चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। केरल के जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी का मामला उफ, यूपी में ही है। क्या अभी वो तक अभी तक है जेल में कि उनको अभी बेल तक वो मिल गई? जेल में है, कोई जमानत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बाप याचिका रे, सुनने हाँ। से मना कर दिया। अब जेल में सोचिए ही कि है। बिना किसी अपराध में नागरिक जेलों में है। ऐसे और वो अपराध में उत्तर प्रदेश की जेल में है, केरल उत्तर वाला प्रदेश, जर्नलिस्ट, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल हाथरस के लिए ना, बिल्कुल सिद्दीक कप्पन, कप्पन। सिद्दीक कप्पन। सिद्दीक कापन जो हाथरस के लिए आए थे, हाथरस, हाँ, तो एक तरफ तो ये माय मीडिया के गॉड, ऊपर हाँ, जो ऑपरेशन चल रहा है कि बिना किसी अपराध में पत्रकार नागरिक जेलों के अंदर चले आ रहे हैं, और कोर्टें उनके बेल पर अपील नहीं कर रही हैं। दूसरी स्थिति ये है कि किसी तरह के लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ 2 चीजें हुई हैं बहुत ध्यान देने वाली चीजें, और ये सबको जानना चाहिए, और कम से कम आम जो श्रोता है वो जान के देखे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। सीएए एनआरसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जितने प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, रातों रात उनमें या तो लाठियां भाज के लोगों को भगाया गया, पार्कों में पानी भर दिया गया, हर जगह भयानक पुलिस कार्रवाई हुई। हाँ, और बिल्कुल, जहां प्रोसेसन निकले, वहां पर सीसीटीवी फुटेज कैमरों के आधार पर चेहरे निकाल के सबके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी कानून के जैसे प्रक्रिया अपनाई, और सबसे पैसे वसूलने के नोटिस लगाए। चौराहों पर, सड़कों पर सबके फोटो लगा के इश्तेहार चिपकाए गए कि आपको 2 लाख रुपए देने हैं, आपको 5 लाख रुपए देने हैं, आपको 50,000 रुपए देने हैं। इस तरह से पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया गया, नागरिकों को नागरिकों के बीच में अपमानित किया गया कि ये क्रिमिनल है, आइडेंटिफाई किया गया इस तरह से पोस्टर लगा के। अब क्या हुआ, किसान आंदोलन में बाकी किसान न जाएं, इससे किसानों को डराने धमकाने के लिए ये परसों की घटना है, और एनडीटीवी पर मैंने देखी और बहुत चिंताजनक। अब फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई, सारे किसानों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के नोटिसेस भेजे गए कि अगर आप ये अपनी एडवांस जमानत दीजिए, अगर आप किसान हैं और अगर आप कहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली पहुंचते हैं, तो आपको की ये जमानत जब्त हो जाएगी, आप लोग ये जमानत दीजिए। ये कितने बड़े दर्जे का ऑपरेशन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस देश में कुछ नहीं बचा है, संविधान की ऐसी तैसी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये इस समय की स्थिति है। और मैं आपको एक बात, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, आप सही कह, नहीं, आप बहुत अच्छी तरह सब बता रहे हैं, और बिल्कुल भयानक सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, आप कहिए। अब आप लोगों की राय, इसके बाद हम राजदीप सरदेसाई और नेहा दीक्षित वाले मुद्दे की बात करेंगे, तो मैं इस पर आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अलग से जो इस तरह के ऑपरेशन चल रहा है, उस पर आप लोग क्या राय, लगातार चल रहा है? नहीं, मैं बस ये कहूंगी, मैं अभी, क्योंकि मैं ये सब किसान बंधु से सब बातचीत में, एक हमारे मित्र हैं, वो शामली मुजफ्फरनगर के बड़े किसान हैं, हाँ, हुडा नाम है उनका, और वो हमेशा फोन लगाते रहते हैं। उनका हिंदी कोई लोकल चैनल में कुछ खबर, शुगर प्राइसेस, हर चीज पर वो खबर रखते हैं, हाँ। उनका कल रात फोन आया था, वो आए थे दिल्ली ट्रैक्टर लेके, मैं आपको बस उनकी स्टोरी बता देती हूँ, हाँ। वो आए थे, वो वहां थे भी कि जब वो लड़का जिसका ट्रैक्टर उल्टा हो गया, जो कहते हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि गोली लगी है, लेकिन
खैर अब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो हम मानते हैं कि उसका डेथ एक्सीडेंट से हुआ। वो छोड़ी रात को वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के शख्स हैं। मैं उनके घर जा चुकी हूँ और इलेक्शन टूर के दौरान हमेशा जाती हूँ। बहुत अच्छा साग रोटी, मक्के की रोटी, ये सब खिलाते हैं और मक्खन घर में बनवा के। उनके यहाँ गाय है, एक गाय का नाम उन्होंने रखा था मोदी और एक का रखा था योगी। सच बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, अब आप जाट फार्मर्स के बीच में, उन्होंने कहा मुझसे कि आप ये मत सोचिए कि हम लोग दिल्ली के स्टूडेंट हैं। एक भाई जेल जाएगा, दूसरा भाई जमीन देखेगा, तीसरा भाई आंदोलन में लगा रहेगा। राकेश टिकैत की बात कर रहा था। हाँ, राकेश टिकैत के वो ज्यादातर जयंत चौधरी के ज्यादा करीब है, राकेश टिकैत के इतने करीब नहीं है, लेकिन वही इलाका है और वो खाप पंचायत में हिस्सा लेते हैं और ये सब करते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपकी मीडिया समझती नहीं है हम जैसे किसानों को, जिस तरह हम रहते हैं। चाहे राकेश, उसने उस वक्त बताया कि मुझे पता राकेश टिकैत का भाई है, उसको जेल भी भेज दे, सारा जाट बिरादरी खड़ी हो जाएगी। उसका भाई है, वो आके आंदोलन में बैठ जाएगा, तीसरा वो जमीन देखेगा। इस तरह की बात वो मुझसे कह रहा था। हालांकि वो कह रहे, घर वाले भी कह रहे कि FIR दर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो रात को वापस गया उस दिन। उन्होंने, आप सोचिए, शामली वापस गया, जिला शामली। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर लेकर वो आए थे और वापस चले गए। और वो काफी मतलब अच्छा खाते पीते किसान है, उनका पक्का मकान है अपने गांव के इलाके में। हाँ, और वो लोगों को इकट्ठा भी करते हैं और ये सब। तो ये क्या बिल्कुल ऐसे लोगों को आप क्रश कर पाएंगे? दूसरी बात जो हमने कही ही नहीं, सरकार ने क्यों इतनी नम्रता से कोशिश की कि किसान से बात करे 11? क्योंकि आधे किसान जो कहते हैं कि जो एक भाई जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, उसका रिश्तेदार हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। ये जो लिंकेज है गाजीपुर बॉर्डर में, 3-4 दिन पहले, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, वो वहां के रिटायर्ड सर्विसमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सरदार नहीं थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले सर्विसमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां अलग अलग टोलों में अलग अलग चीजें हो रही हैं। बहुत सारे आर्मी वालों ने अपने मेडल्स वहां पे सरेंडर किए। हाँ, तो ये सब हो रहा है। तो ये आप इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन अगर वो करें, आदित्यनाथ योगी कोशिश तो करेंगे। हाँ, बिल्कुल, वो दिख भी रहा है। अच्छा, आप नोट करिए कि हरियाणा वाले इतना नहीं कर रहे हैं। हाँ, या हरियाणा में इतना वो नहीं हो रहा है जिस तरह का। लेकिन उत्तर प्रदेश योगी सरकार, ऐसा लग रहा है कि उस एक कॉन्फिडेंस कहीं से आ रहा है, या ऑब्वियसली नंबर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके पास सरकार है। आपने एक पैटर्न बना लिया है। पहले आपको उसमें सफलता मिली है। अतुल, एक चीज और, योगी का कॉन्फिडेंस एक और चीज से आ रहा है। आधे स्टूडियो नोएडा में बसे हुए। हाँ, आप सोचिए। हाँ, आपने देखा है उनकी सबकी स्टूडियो वो बंद करवा देगा कल। हमारे हिंदुस्तान के सबसे मशहूर एंकर भी वहां छुपे हुए हैं। हाँ, आप जानते हैं मैं अर्नब गोस्वामी की बात कर रही हैं आप। हाँ, बिल्कुल। सब नोएडा पे बैठे हुए हैं, आधे स्टूडियो वाले नोएडा में। अब आप बताइए, कोई कैंपेन चलाएगा योगी के अत्याचारों पे नोएडा में बैठकर? हाँ, मेघनाथ, आप अपनी बात कहें। ये और शार्दुल दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लगातार सिविल राइट्स का हनन हो रहा है। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पर मैं मध्य प्रदेश की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि ये शार्दुल तो वहीं से है, वो भी बताएंगे। मुझे लगता है कि एक तरीके से एक ऐसी बिलीफ सिस्टम सॉर्ट ऑफ बन गई है कि अगर आप एकदम ऐसे अग्रेसिव तरीके से रूल करेंगे, और मैं इसको रूल कहूंगा, वैसे हमारे यहाँ पर हम ये शब्द यूज नहीं करते, पर अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो वो रूल ही कर रहे हैं। मतलब कोई राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी यही सोचते हैं, कुछ रॉयल दिखते, एकदम रॉयल तरीके से बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग, इनका पहले से ही माइंडसेट रहा है। अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ भी देख ले, अभी जो हो रहा है, ये एक से जाके दूसरी जगह कॉन्कर करते हैं। ये स्टेट्स कॉन्कर करते हैं रूल करने के लिए। और आप ये पैटर्न देख सकते हैं। मैं तो हमेशा इसको थोड़ा सा फ्यूडल माइंडसेट से ही देखता हूँ कि एक राजा है, उसकी प्रजा है, और वो प्रजा बढ़ानी है, और वो करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है।
और आप अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से उनका अभी कैंपेन शुरू हो रहा है, अभी हमारे जो पत्रकार जो छुपे हुए हैं नोएडा में, वो भी एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं वहां पर। बंगाली चैनल। उसका क्या नाम है? आमची बंगाली, क्या पता? रिपब्लिक बांग्ला। आर बंगाल। तो मतलब बेसिकली उनको हम पत्रकार कहना चाहिए, एंकर कहते हैं। मैं तो एंकर भी सही है, मैंने उनको पत्रकार कहा। उफ, गलती हो गई मेरे से। आपने कहा मेघनाथ, मैंने नोटिस किया। नहीं तो आप देखिए मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की जो गवर्नमेंट है, जैसे वो मुनावर फारूकी की केस ले लीजिए, कैसे कैसे मतलब कुछ भी लॉज अप्लाई करके डिसिडेंट्स को, क्रिटिक्स को जेल में डालना, उनको बेल डिनाई करना, उनके अगेंस्ट कुछ एविडेंस ना हो के भी उनको जेल में रखना, किसी पे भी यूएपीए डाल देना। यूएपीए तो मतलब उत्तर प्रदेश में तो मैंने एक वीडियो भी किया था कि यूएपीए के केसेस जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं 2017 में 100 टाइम्स बढ़ गए हैं यूएपीए। और सेडिशन तो मजाक बन गया, जब चाहे जिसके सेडिशन इस तरह से लगा रहे जैसे पॉकेट मारी के केसेस लगते हैं। आई थिंक शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई के अगेंस्ट भी सेडिशन लगा है। वो भी लगाया, 6 जर्नलिस्ट जो है सबके ऊपर सेडिशन लगा है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये ना देख ले कि ये लोग हम पर रूल नहीं कर रहे भैया, ये हमारे सेवक है, हम इनकी सैलरी देते हैं, ये हमारी वजह से वहां पर है, और हम ये सर्विट्यूड वाला जो एटीट्यूड है, ये जो हम जो सरकार की सेवा करने में लाइन लगा रहे हैं, आई थिंक ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक ये और अग्रेसिव ही होते जाएंगे, तब तक ये और भूमि पूजन करेंगे। इसमें एक चीज है मेघनाथ कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में भी एक्सेप्शनल है। मतलब सरकारें और भी आई हैं जो इस तरह से अपने मनमाने तरीके से काम करती रही हैं, बहुत अथॉरिटेरियन तरीके से, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो मामला है, सरकारें नागरिकों को इस तरह से परेशान नहीं करती, आम पब्लिक को इस तरह से सीधे चौराहे पर फोटो लगवा देना, और मतलब किसानों के घर में नोटिस भिजवा देना कि 50,000 और 1 लाख रुपए आप लोग जमा करवा दीजिए ताकि जब आप जाएं किसान आंदोलन तो उनको जब्त किया जा सके। ये इंतहा है ऑपरेशन की। शार्दुल, आप तो मेघनाथ ने कहा कि आप मध्य प्रदेश के भी हैं, और हम तो ये कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह के हैं, तो दोनों जगहों की बात हो रही है। मैं वही कहने वाला था, मेरी पैदाइश और है तो मेरठ की है। चलिए तो और मैं रहता यहाँ पर हूँ। तो एमपी में भी यही हुआ, जो इन्होंने विधानसभा का सत्र था वो भी कैंसिल कर दिया था। एनडीटीवी पर वो अनुराग की रिपोर्ट थी कि जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था कि लोगों को कोविड हो गया, उन्हें कभी कोविड ही नहीं हुआ था, लेकिन सत्र कैंसिल होने के साथ साथ चुनाव अच्छे से हो गए, रैलियां भी हो गई। तो ये तो कोविड को इन्होंने वो बना दिया। पर इससे एक अलग बात जो आपने कही, हमारे मुद्दे आज आसपास एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हुए हैं कि वो शून्य वाली बात पिछली वाले टॉपिक की सही बैठती है। दूसरा पत्रकारिता का वो है नेहा दीक्षित वाला, वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। उनको भी धमकियां मिलनी शुरू हुई जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही जो एनकाउंटर हुए लगातार, मतलब कितने, शायद साल भर में 1000 हुए थे, 1200 कुछ हुए, 1265। हाँ, 1000 से ऊपर थे। उसमें से उन्होंने कुछ की पड़ताल की और वो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके लिए आई थिंक उन्हें अवार्ड भी मिला था। तो उन्हें तब से धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, जहां वो होती हैं फोन करते हैं। और आप याद कीजिए कुछ कितने, शायद 2 वर्ष हो गए हैं, बरेली के आसपास पत्रकारों को कितनी बुरी तरह मारा था, उनके ऊपर पेशाब कर दिया था, पुलिस वालों ने बुरी तरह मारा था। और सीए के टाइम पर, जी सवाल बोलिए। नहीं, आप खत्म करिए। सीए के टाइम पे इन्होंने रात को जाकर लोगों के घरों में, मुस्लिम आबादी वाले एरिया में सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे, आपको याद है? घरों के अंदर मारपीट की थी, महिलाओं से, बुजुर्गों से बेइज्जती की थी। अब हम आते हैं इधर की बात पर। आपने वो वाली बात बताई और आपने कहा कि बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे। मैं सुनने वालों के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केवल नॉर्मल कपड़े, सर्दियों वाले भी नहीं थे, हाफ शर्ट, निक्कर, सॉक्स और जूते, और सर पर रुमाल था सर्दी में। वो कह रहे नहीं, हमने केवल योग करने के लिए उन्हें इन कपड़ों में लाए थे। तो वो क्या योग पैंट और शर्ट में नहीं हो सकता था, हाफ स्लीव्स में? मैं बचपन से शाखा में करता है, ऐसा कब हुआ कि आप स्वेटर में नहीं कर सकते योगासन? लेकिन हर चीज को डंडे से हाँकना, ये इन लोगों की आदत बन चुकी है। और योगी आदित्यनाथ को शक्ति एक और जगह से मिल रही है, मैं आपको बताऊं। यूपी में सत्ता की तूती सबके सर पे चढ़ के बोल रही है। जिसको जो दबी हुई कुंठा है ना इन सबके मन में, चाहे वो जाति से जुड़ी हो, चाहे वो पुरानी सरकारों से जुड़ी हो,
सबके सर चढ़ के बोल रही है कि अब हमारा राज आ गया। ठीक बात। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कॉन्फ्रेंस इसमें जाति का जो एंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लंबे समय बाद सवर्ण जो पॉलिटिक्स है इस उत्तर प्रदेश में 90s के बाद 93 के बाद मौका मिला है पूरी तरह से सवर्ण पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश में, तो वो भी एक बड़ी वजह है इस पूरे जी। इससे जुड़ी बात जो उन्होंने कही मध्य प्रदेश और इससे जमानत वाली बात, उस बात पे डिटेल में अभी आप उठाएंगे तो करेंगे, पर ये देखिए मुनव्वर फारूकी के वो जोक अभी हुए नहीं हुए इस पे पूरी बात नहीं है, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल रही। लेकिन यूपी की एक और खबर मैं बताता हूँ 2 दिन पहले की, 2 दिन नहीं शायद कल की या परसों की है, कि कानपुर देहात में ही जो आपने बात बताई वो अकबरपुर की है, ये मूसा नगर की है। वहां पे भूमाफिया से तंग आके दंपत्ति मतलब बहुत गुहार लगाता रहा, फोन करता रहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया, बच्चों सहित 4 बच्चों सहित अपने। तो आप किस चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि हम अपना नैरेटिव बनाए रखेंगे, चाहे वो मीडिया से हो किसी से भी हो, सब अपना हिंदू धर्म के राज में लग गए हैं। और ये लोग ये नहीं समझते, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये लोग अतीत की दुहाई देते रहते हैं। अगर अतीत इतना अच्छा होता तो वो कभी जाता नहीं। वर्तमान अगर अतीत की तरफ देख के भविष्य की तरफ चलता रहेगा ना, तो हम गड्ढे में ही गिरेंगे, शर्त की बात है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही शार्दुल आपने। ये इसी का अगला हिस्सा फिर उत्तर प्रदेश सरकार से ही जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में जो सेक्टर 20 का थाना है, वहां पर 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है एक, और उसमें राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। इसमें सांसद शशि थरूर हैं कांग्रेस के, और उसके अलावा 6 पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, जफर आगा हैं, अनंत नाथ हैं और मृणाल पांडे हैं। तो इतने लोगों को, और विनोद को जोश हैं, इसके अलावा वहाँ के जो एडिटर पब्लिशर हैं परेश नाथ, ये 6 लोग हैं। तो इतने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है सेडिशन के चार्जेस में। अब ये बड़ा सवाल है कि मीडिया की रिपोर्टिंग के दौरान फैक्चुअल एरर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों से होते हैं, और उसकी एक बहुत स्थापित परंपरा है कि पत्रकार उसका एक जाता है, माफी मांग लेते हैं, संस्थान माफी मांग लेता है कि ये स्थिति थी जिसकी वजह से ये गलतियां हुई। लेकिन इस मामले में केस दर्ज कर दिया गया, और वो भी सेडिशन के। तो एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता की वजह से कुछ गड़बड़ी हो जाती है फैक्चुअल, तो उसमें राजद्रोह कहाँ से आ गया। दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि जो राजदीप के साथ उनके संस्थान ने किया, इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसने राजदीप सरदेसाई को 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर कर दिया है। मतलब वो अब अपना बुलेटिन नहीं करेंगे, ऑफ एयर रहेंगे, और 1 महीने की सैलरी काट दी। अब इंडिया टुडे ग्रुप का ये, हम लोगों ने न्यूज लॉन्ड्री पर इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी लगाई है कि उसी इंडिया टुडे ग्रुप पर वहां के एंकरों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ऐसे फिरका परस्ती की रिपोर्टें की हैं जो पूरी तरह से फेक थी, फर्जी थी, और उसमें कई गुना ज्यादा पोटेंशियल था कम्युनल डिसहार्मोनी फैलाने का, दंगे फसाद हो सकने का, मिस इन्फॉर्मेशन का। तो एक, लेकिन कभी भी इंडिया टुडे ग्रुप ने उन खबरों पर इस तरह का नहीं किया। तो उसके लिए आप हमारा न्यूज लॉन्ड्री की वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन राजदीप के मामले में जो किया, उस पर आप लोगों से प्रतिक्रिया चाहेंगे। पहले सबा आप बताएं। इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो ट्विटर ने पत्रकार को बिल्कुल बहुत ही मजबूर कर दिया। मजबूरी इज नॉट द राइट वर्ड, मैं क्या कहूँ, कि जब पुराने जमाने की जो ट्रेनिंग थी ना, एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी पे पत्थर फेंके, फिर पुलिस आई, और वो ओल्ड ट्रेनिंग ये थी कि आप बताएं भी नहीं किसने किस पे कम्युनिटी नहीं बताना था। कम्युनिटी नहीं बताना था। वो तो जमाना गुजर भी गया, खत्म हो गया। अब तो लोग, जब कुछ हुआ भी नहीं है, बीजेपी की IT सेल बताती है कि ये हुआ, फेक इमेजेस लेकर। एक तो इंसिडेंट था कि भोजपुरी सिनेमा की इमेज लेकर कि मुसलमान एक महिला के साथ बंगाल में उससे रेप कर रहे हैं, ये सब हुआ है। IT सेल की वजह से पकड़े भी गए। अब ये लाइव सिचुएशन में मेरी राय ये है कि हमको बहुत टेम्पटिंग है ट्वीट करना। जब पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, उस वक्त हमको या तो बंद कर देना चाहिए, या तो इस तरह की ट्वीटिंग करनी चाहिए कि इट इज नॉट एन इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग, भड़कावा बयान नहीं देना चाहिए। दैट इज द आइडियल वे टू फंक्शन। और क्योंकि लाइव सिचुएशन में अब ये भी है कि लाइव न्यूज का जमाना है, तो लोग फंसे हुए हैं इसमें। मैं समझती हूँ कि पत्रकार भी फंसे हुए हैं। हर मिनट बताना है कि मैं हूँ यहाँ। ये जो मैं आ गया है ना जर्नलिज्म में, आई एम हियर, आई एम डूइंग दिस, आई एम सीइंग इट, आई सॉरी, इट इज, वो मुझे इतना वो उससे उलझन भी होती है। ठीक बात।
हम तो लोग ये सब उसमें फंस प्रेशर जाते आ हैं। गया है कि सबको इमीडिएटली ट्विटर पे कुछ ना कुछ बोल देना है यहाँ पे। नंबर आपने 1 आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी आई थिंक मुझे भी ये थोड़ी सी डिजीज हो गई है, क्योंकि आई थिंक सबको ही हो गई है जिनको बेसिकली कुछ ना कुछ। तो मैं सोच रहा था, मैं जब ये पूरा तहलका हो रहा था तो मैं न्यूज लॉन्ड्री की न्यूज रूम भी चला रहा था, मतलब सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स आ रहे थे, वो हाँ, हम बात हाँ, डाल रहे थे और हमको लाइव वीडियोस आ रहे थे हमारे रिपोर्टर्स से। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि इतने लोगों ने बयान दिए उस पर कि क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए आपको। हाँ, मैंने सोचा कि यार मेरे ओपिनियन क्यों मैटर करेगा इसमें, मेरा कोई हाँ, लेना देना है नहीं इससे। हाँ, बेसिकली लेना देना इन द सेंस, मैं एक तो फार्मर प्रोटेस्टर नहीं हूँ, मैं प्रशासन का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे हाँ, बस मेरा काम है दिखाना कि वहां पर क्या हो रहा क्या है। हो रहा है फिर एग्जैक्टली। आप ओपिनियन बनाइए आपका खुद का। पर मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैसे जो टॉप एंकर कोट अनकोट जो है वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप ऐसे सोचिए, अब ऐसे सोचिए। और ये बिल्कुल दोनों तरफ से हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है, लोग हमको बताना चाहते हैं कि आपको हम कैसे सोचना चाहिए। और मुझे लगता है ये ना हमारे एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज भी बहुत जल्दी मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बेसिकली ये क्रिटिकली देखने का, जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ कि जब वो झंडा फहराया गया निशान साहिब, तो इमीडिएटली इतना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा था उस पर। एक हाँ, तो बात थी वो नवनीत की जो शॉट, मतलब उसको शूट करके मारा गया, उस पे भी मिस इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा था कि एक येलो फ्लैग था उधर, वो बोल रहे थे कि वो खालिस्तानी फ्लैग है, राइट। फिर ऊपर से बोल रहे थे कि तिरंगा को हटाया गया था। ऊपर हाँ, से बोल रहे कि कोई तो भी काउंट भी दे रहे थे कि कितने पुलिस कर्मियों को मार दिया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब आप सोचिए कि इतने समय में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई इसके बारे में, पर इसके ऊपर जो लोग ओपिनियन देने लगे वो हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इंस्टेड अगर वो देखते कि एक्चुअली ये सही है गलत है, फैक्ट चेक करते और फिर वो बताते कि नहीं एग्जैक्टली ये या नहीं हुआ था। जैसे हाँ, आपने बोला कि नहीं नहीं तिरंगे का डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ था, ये हाँ, बेसिक हाँ, जॉब है। पर हाँ, अगर आप इस फेक न्यूज पे अपना ओपिनियन चढ़ा रहे हो बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। तो ये ना बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें राजदीप से भी मिसिंग हुई, लेकिन उन्होंने माफी मांगी, वो उन्होंने उनकी माफी तरफ से मांगी, उन्होंने उन्होंने करेक्शन किया और करेक्शन किया। ज्यादातर उनके एंकर कुछ नहीं करते भाई, हाँ। बैठे रहते हैं। हाँ, और तो ये एक बड़ी स्थिति हमारे सामने है। दूसरी तरफ नेहा दीक्षित का मामला है। सबा, हाँ, बतौर वुमेन जर्नलिस्ट इंडिया में काम किया है आपने अलग अलग इलाकों में, कितना मुश्किल है इस तरह के थ्रेट में आजकल के आप लोग में? तमाम हमारे जान पहचान के पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं जिनको थ्रेट्स और इस तरह की गालियां होती बिल्कुल हैं, लेकिन जो नेहा दीक्षित के साथ हुआ, उनके घर तक घुस जाना और वहां तक पहुंच जाना बहुत चिंता का विषय है कि किसी की भी सुरक्षा, जो पत्रकार अपने काम काज के लिए अब अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर काम करेगा कैसे? आप लोगों के अपने अनुभव अगर बता पाए तो ज्यादा मैं बेहतर आपको होगा। बताऊं, हाँ नेहा तो मैं जानती हूँ नेहा को, और वो उन्होंने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह की। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, आप नेहा का बयान गौर से पढ़िए। जी। उन्होंने ये भी कहा है, आई डू नॉट वांट टू मेक द स्टोरी अबाउट माई सेल्फ, हाँ, हाँ, बट बिल्कुल। आई एम शेयरिंग इट। उसने लिखा है ये सब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्योंकि मैं फिर से वो आय के ऊपर जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि हम लोग सब उसमें फंस जाते हैं। ये आई एम हियर, आई एम डूइंग दिस, दिस हैज हैपेंड टू मी। अब आप मेरी, आई एम वेरी सीनियर टू नेहा, हाँ, लेकिन जी। आई एम सीनियर टू नेहा सर्टनली। लेकिन ये जब ये ट्रोलिंग का जमाना शुरू हुआ, मुझे भी बहुत ट्रोलिंग हुई, क्योंकि मैं भाजपा हाँ, को कवर कर रही थी और मैं मुसलमान नाम थी। ठीक बात। और मैं लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग उस दौर में हुई, जब सोशल मीडिया नहीं था इतना इम्पोर्टेंट, मेरी जो जर्नलिज्म जब मैंने सीखा, तो एक चीज मैं समझ गई कि आई मस्ट नॉट बी द स्टोरी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू बी अ विक्टिम। इफ आई एम अ विक्टिम, आई डोंट वांट टू गो टू पीपल एज अ विक्टिम। आप समझ गए मेरी बात? ठीक बात। हाँ, ठीक बात। हाँ, ये थॉट प्रोसेस था, हाँ, कि हम्म। मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगी। मैंने कभी नहीं, अब दिस यू नो, आई हैव बीन अटैक्ड, जी। देयर हैज बीन अ थ्रेट, देयर हैज बीन सम वल्गर इज ऑल। आज तक आई डू नॉट लाइक टू से कि मेरे साथ ये हो रहा है। हिंदुस्तान के लोगों के साथ और भी बुरी चीजें हो रही हैं, हम्म। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि कभी कभी जब मेरा गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, तो आप सोचिए, नोबडी इज परफेक्ट, या बिजली कट जाती है, तो अगर मैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में डाल दूं, तो झट से ठीक हो जाता है। हाँ, आप सोचिए, ये भी है जमाना। लेकिन वो मेरी चॉइस है कि मुझे नहीं बतानी ये सब चीजें। ठीक बात। ठीक बात। हाँ, लेकिन अब
एक पॉइंट आ जाता है नेहा के साथ कि वो घर में घुसने की कोशिश की किसी ने जी। हाँ, और नेहा ने ये भी गौर किया कि उन्होंने कहा कि मैं जर्नलिज्म को अपनी स्टोरी नहीं मानती हूँ, मैं जर्नलिज्म को मानती हूँ कि दूसरों की स्टोरी, लेकिन ये अब जरूरी हो गया है कि मैं ये बताऊं हाँ उनके साथ। लेकिन महिला के लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आप महिला हैं, आप फिर मेरा तो मुसलमान भी है ये होना, लेकिन कि आप बैठी हुई आप बहस कर रही हैं लोगों के साथ, वो भी मर्द, हाँ सवाल पूछ रही हैं, सवाल पूछ रही हैं रेजीम से, तो वो होता है महिला के साथ ज्यादा। और ये शायद हिंदुस्तान की हर दुनिया भर में होता है, वो women are more trolled, they are more वही सब है vulnerable, हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक बात। मेघनाथ, आपकी छोटी सी टिप्पणी और फिर शार्दुल की और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेहा मेरी मतलब वैसे मैं फ्रेंड ही मानता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, और मैंने जब वो स्टेटमेंट पढ़ा तो आई थिंक वो इस स्टेज पर आ गई है और इसलिए वो स्टेटमेंट दे रही है क्योंकि उनके जैसे सभा ने कहा उनके घर में घुस गए थे, लाइक थ्रेटनिंग कॉल्स तो आते ही रहते थे, मतलब थ्रेटनिंग कॉल्स तो उनको आते ही रहते हैं, और उन्होंने काफी स्टोरीज की है जिससे सरकार को और स्पेशली ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल प्लेयर्स को बहुत तकलीफ पहुंची है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब स्टोरीज करते हैं तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बार्क की स्टोरीज कर रहा हूँ और उस पर कोई रिपोर्ट्स कर रहा हूँ, रजत शर्मा का नाम ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसे थ्रेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो हम स्टोरीज कर रहे हैं वो एक अलग प्रिविलेज्ड क्लास के खिलाफ कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे सोफिस्टिकेशन भी आ जाता है। बिल्कुल। पर नेहा जो स्टोरीज कर रही थी वो ग्राउंड पे जाके, उत्तर प्रदेश पे जाके एनकाउंटर्स जो हो रहे थे, जो छोटे लोग के एनकाउंटर्स हो रहे थे, जो विक्टिम्स थे, उनके बारे में कर रही थी, और ये डायरेक्टली जो ग्राउंड पे ऐसे कांड करते हैं उनके अगेंस्ट जाता है। तो उनके जो माइंडसेट है वो इसको डील कैसे करना है, तो शट इट डाउन, थ्रेटन करो, मारामारी करो, या फिर कुछ ना कुछ करो, धमकियां दो, ताकि ये ऐसे स्टोरीज ना कर पाए। मिर्जापुर टाइप जस्टिस। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आई थिंक नेहा जैसे सभा ने कहा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उनके इसमें, कि उन्हें स्टोरी नहीं बनना था, राइट। उन्होंने ये भी इसीलिए ऐड किया है कि ये इस हद तक पहुंच चुका है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, ये इतना सिवियर हो गया है कि मुझे आई हैव नो चॉइस, कि मुझे अब खुद को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा और शायद स्टोरी भी बन जाऊंगी तो ठीक है। पर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आपने जर्नलिस्ट को इस हद तक पुश कर दिया है कि एसेंशियली उनको ये ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। और फिर आप सोचिए ना कि मेंटल प्रेशर कितना पड़ता है कि आप ये इसी के बारे में सोचोगे, फिर आपके जो स्टोरीज है, आप जो काम करते हैं एग्जैक्टली वो फिर ठप पड़ जाता है, तो इसका एक चिलिंग इफेक्ट भी हो जाता है। फिर नेहा ही नहीं, उनके साथ और भी कोई उनके जैसे स्टोरीज कर रहे होंगे, उन पे भी चिलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो फिर ये एक टैक्टिक है प्रेशर अप्लाई करने की एडमिनिस्ट्रेशन की। बिल्कुल। शार्दुल, देखिए, राजदीप को जो सजा दी इंडिया टुडे ने, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना था, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा हुआ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ ये उनका अधिकार क्षेत्र है, ये बात ठीक है, राजदीप से गलती हुई। और देखिए, जो आपने सारी बात की और मेघनाथ और सभा ने भी बोली, ये ज्ञान बांटना हिंदुस्तान में एक आदत है, वो सब करते हैं। लेकिन जो नेहा वाली बात और राजदीप वाली बात जहां जुड़ती है उत्तर प्रदेश से, एफआईआर से, कि जो ताकत का जोर दिखाना है कि उनके घर तक पहुंचना है। घर, देखिए, घर आपका अपना क्षेत्र है सुरक्षित होने का, वो आपकी जगह है, वहां पे सरकार का भी दखल नहीं है संविधान के द्वारा। तो जनता के अधिकारों का हनन जो है ना, वो एक गवर्नेंस मॉडल बन गया है। और जैसा नेहा ने कहा, वो अपने बारे में नहीं रखना चाहती और उनके बारे में बात कर दी है। मैं एक दूसरी खबर बताना चाहता हूं अभी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले 28 तारीख को ये दिया है, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि 21 को वहां पर लोगों से, पिसावन पुलिस स्टेशन है, एसडीएम राठौड़ ने करीब 35 किसानों से मुचलके साइन करवाए 50,000 से लेकर 10 लाख तक, जिन के पास ट्रैक्टर थे, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था उन्हें, प्रशासन को, कि ये यहाँ रैली में जाएंगे। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि आप ये कैसा कर सकते हैं, अगर वो जाना चाहते भी हैं तो आप उन्हें रोक रहे हैं, अधिकारों का हनन है। अच्छा। क्योंकि एसडीएम कह रहे थे अगर हम ये कदम नहीं उठाते ना तो ये भी चले जाते। उनका मूट पॉइंट यही था, मैं रिफ्रेज कर रहा हूँ। तो ये गवर्नेंस मॉडल बन गया है, और यही बात जिसका जिक्र मैं कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। और ये मुनव्वर फारूकी वाले कांड में भी दिखाई देता है।
मुनव्वर फारूकी का मामला बहुत मतलब थोड़ा सा शर्मनाक है। और भी वो व्यक्ति शर्मनाक है 25 और दिन से जेल में है, जबकि उसके खिलाफ, और उत्तर प्रदेश में भी उसके खिलाफ प्रयागराज में हाँ वो एक केस फाइल हो गया है। फिर वही सेम बात आ केस गई है। कि वो गवर्नेंस का मॉडल बन गया है कि किस तरह से परेशान करना है। अब अगर वहां से उनको मिलती है तो उनको फिर से जेल में रखने का दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में है। पर ये जो मामला आया दोनों, चाहे मुनव्वर फारूकी की बेल को खारिज करने का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तांडव के जो निर्माता निर्देशक हैं उनको किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया, तो एक तो ये है कि पूरे जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें किस तरह की छूट होगी, किस तरह की नहीं होगी, और किस उसमें जिस तरह से हद से ज्यादा एक मोरल पुलिसिंग का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, उसमें निसंदेह अदालतों ने बहुत निराश किया है। सबा, आपको क्या लगता है जिस तरह से देखिए, इनकी बेल? हाँ बिल्कुल, आप लोग इतनी खूबसूरती से बातें कर रहे हैं। शार्दुल ने भी अभी कुछ समय पहले बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें कह दी। हाँ मैं कहती हूँ। और नहीं, मैं एक चीज आपको कह दूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मैं ज्यादातर ऐसी चीजें कहना बहुत केयरफुली लफ्ज चुनने पड़ते हैं। जी जी। क्या कुणाल कामरा कभी जेल गए? नहीं ना। केसेस हुए, उनको जेल भेजा? नहीं ना। नहीं। या कोई भी कॉमेडियन, वरुण ग्रोवर, जो भी बड़े बड़े कॉमेडियन हो, किसी को जेल भेजा? नहीं। ये मुनव्वर मुसलमान है, सीधी बात है। क्या पाताल लोक के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट्स थे, अपसेटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट? अनुराग कश्यप के खिलाफ भी कंप्लेंट्स आ चुके हैं, सेक्रेड गेम, मिर्जापुर, ये सब हिंदुओं ने बनाई हैं चीजें। और पाताल लोक की तो प्रोड्यूसर हमारे हिंदुस्तान के कैप्टन की बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस वाइफ है। कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये 3 मुसलमान बैठे हुए हैं साथ साथ। इसके मेकर हैं मुसलमान, इसके एक्टर हैं सैफ अली खान, वो ही जो मैं हिंदुत्व की सोच के तरफ से सोच रही हूँ, जिन्होंने लव जिहाद से करीना कपूर से शादी की और एक बच्चा पैदा किया जिसको उन्होंने नाम दिया तैमूर। तीसरा है क्या नाम है, मोहम्मद जीशान अयूब, वो जो जेएनयू में जाके स्वरा भास्कर के साथ खड़ा होके प्रोटेस्ट भी करता है। उसने एक पार्ट प्ले किया, शिवा का पार्ट। ये जो पेट से जो बातें निकलती है ना, पेट से जो हिंदुत्व का जो चेहरा होता है, जिस तरह से लोग सोचते हैं ये मुसलमान को तो हम ठीक करके रखेंगे। आप देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी, आपने कहा यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जो चीफ जस्टिस हैं वो नॉर्मल किस्म के शख्स हैं। हाँ, नॉर्मल लॉयर टाइप के हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अभी तक रीजनेबल वर्डिक्ट्स आ रही हैं। आप बताइए किस तरह का सिस्टम मुनव्वर को जेल में रखा हुआ है, क्योंकि द लॉ इज ओनली एज गुड एज दोज हु अप्लाई इट। बिल्कुल, यू नो, तो जो मध्य प्रदेश में हुआ है शार्दुल, वो और भी बहुत ही डरावना केस है। उसमें ये अदालत वाला जो जज के जो बयान है, जिस तरह से आप पुलिस के बयान से अपनी सहमति जता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये इजाजत नहीं दी जा सकती, आपका ये काम नहीं है। मुसलमान लड़का है, ये नहीं बचेगा। मतलब इसको अभी तक प्रोसेस इज द पनिशमेंट, वो तो हो ही गया। तांडव वाले 3 मुसलमान नाम, ये कैसे ये सीन कर दिया। और हालांकि तांडव जो बाकी जो सीरियल्स बने हैं, इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स, तांडव एवरेज सीरियल है, लेकिन उसका भी हक है थोड़ा सा सटायर, थोड़ा सा कोशिश तो करे ये सब दिखाने के लिए। मुसलमान ने कैसे बनाया, मुसलमान ने कैसे एक्ट किया, अब वक्त आ गया कि हम दिखाएंगे। ये पेट से आती है, दिमाग जहन पेट से जो नफरत होती है वो आती है। ये सब हो रहा है, ये मेरी राय इस पे ये है। मेघनाथ जी, अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो कुणाल कामरा ने एक स्टेटमेंट, सॉरी एफिडेविट फाइल किया एक्चुअली। ये बारन बेंच पे अभी मैं जस्ट देख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फेथ इन जुडिशरी इज फाउंडेड ऑन द इंस्टीट्यूशंस ओन एक्शंस एंड नॉट ऑन क्रिटिसिज्म और कमेंट्री अबाउट इट। मतलब हिंदी में बोला जाए तो एक जुडिशरी का जो फेथ है, मतलब जिससे हमको उन पे भरोसा होता है, वो उनके खुद के एक्शंस पर होता है। आप एक जोक कर दे, आप एक ट्वीट कर दे, आप कुछ भी कर दे, तो उस पे कोई, उससे कुछ होता नहीं है, राइट। और मुझे लगता है कि ये ना सेम चीज रिलीजन पे भी अप्लाई होती है कि आपका फेथ एक आध रिलीजन के लिए, या फिर एक आध भगवान के लिए, या फिर जो भी है, उसको एक छोटे से जोक या फिर एक छोटी सी टीवी सीरीज अफेक्ट कर देती है। तो ये जो एक थोड़ा सा थिन स्किन्ड बिहेवियर है, जो लोग एकदम जैसे सोच रहे हैं कि अफेंड होना हमारा अब नेशनल स्पोर्ट हो गया है। लॉ स्टूडेंट्स फाइल, ये जो कुणाल कामरा का जो चल रहा है, वो एक लॉ स्टूडेंट ने फाइल किया था।
राइट। वो लॉयर भी नहीं है, उन्होंने एक वो वेणुगोपाल के पास जाके उन्होंने एक ये किया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो। तो अब ये तो जैसे सभा ने कहा कि इनको जेल तो होने वाला है नहीं, और अर्नब गोस्वामी को देख ले तो उसको जेल हो गया पर उसको बेल भी मिल गया, राइट। और मुनावर का जो भी एविडेंस था, मतलब आप अगर इंटरनेशनल हेडलाइंस देखेंगे इस पर, क्योंकि ये इंटरनेशनल कवरेज हो गया इसका, कि कॉमेडियन अरेस्टेड फॉर allegedly wanting to crack a joke. That is what the headlines say. क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वहां की पुलिस का बयान आ गया है एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कि उनके पास कोई वीडियो विजुअल एविडेंस ही नहीं है, और उन्होंने फिर 4 साल पहला एक वीडियो निकाल के अब 5 साल अब आप इतिहास खोदते रहिए, इतिहास से निकालते रहिए सब कुछ, क्योंकि अब आपको मजबूरी है। सिलेक्टिव, तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो केस फाइल हुई है वो उस पर हुई है, मतलब अब इनको मध्य प्रदेश में दिखाई दिया कि कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर फाइल कर दिया कि अरे इसने 4 साल पहले एक जगह पे 1 2 3 वो जो गाना है उसमें राम और सीता का नाम ले लिया और कंपेयर कर दिया। तो फिर आप सोचिए कि किस हद तक गिर गए हैं हम, कि एक बच्चा है वो, मतलब बेसिकली इतना यंग आदमी जो अपना कॉमेडी का करियर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको तो आपने बर्बाद कर दिया। उसकी फैमिली की अलग बात है, उसके दोस्तों और इनकी अलग बात है, पर अगर आप कॉमेडियंस की इन जनरल सोचेंगे वो कितने डर गए होंगे अभी इसकी वजह से। ठीक बात। शार्दुल, आपकी आखिरी टिप्पणी संक्षेप में, फिर हम अपना रिकमेंडेशन का राउंड पूरा करेंगे। मैं कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। तो पहली बात, इन सब बातों से अलग मुजफ्फर फारूकी वाले मामले में उसे जमानत नहीं दी जा रही। जमानत क्यों नहीं दी जा रही? वही ये हम लोग शुरू में जो हमारी चर्चा का विषय यही था कि अदालतों ने जितना निराश किया है इस दौर में, वो अपने आप में एक अलग विषय है। अब चूंकि हम लोग बहुत सारे नियम कानूनों से बंधे हैं, अदालतों के प्रक्रियाओं पर कोई कमेंट्री नहीं कर सकते, उनके निर्णयों पर कोई बात नहीं कर सकते, पर हम उससे असहमत तो हो ही सकते हैं। जी नहीं, देखिए कानून की बात कर रहा हूं मैं, वो अदालत की नहीं, कानून की बात कर रहे हैं। अदालत कानून से ही तो चलती है। जमानत ना देना एक एक्सेप्शन है, जमानत रूल है। पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल। बलात्कारियों की जमानत हो जाती है, हत्या केस में जमानत हो जाती है, डकैतों की जमानत हो जाती है। भाई वो बाहर निकल के ना कोई सबूत मिटा सकता है ना, सबूत आपके पास है, वो बोल चुका, वो ना गवाह मिटा सकता है क्योंकि वो उस टाइप का क्रिमिनल केस नहीं है, तो उसे जमानत क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा, दूसरी बात मैं इससे अलग ले जाना चाहता हूं जिससे सुनने वालों की नजर में आए। जो दूसरा केस है ना इंदौर का, जिसपे हमने रिपोर्ट किया था, घर गिराने वाला, मेरे लिए पर्सनली अगर मैं कहूं, वो ज्यादा इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, घर अपना घर बनाता है। ये जो नेहा वाली हमने बात की, आप उसके घर तक नहीं छोड़ रहे, आपने उनका घर गिरा दिया जबकि वहां कुछ नहीं हुआ था, है ना। और अब ये जो धर्म के हनन की बात है ना, लोग चिढ़ जाते हैं, थिन स्किन्ड होना जैसी बात कही, ये मेरे लिए पर्सनल बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये यहाँ की संस्कृति के लिए छोटी बात है यार। मतलब इन्हें सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। ये अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो ये आर्य समाज स्वामी दयानंद को क्या कहेंगे? इन्हें कट उपनिषद पढ़ना, पढ़ते ही तो नहीं, इनको कहा गया है कि पढ़ना नहीं है। ये सत्यार्थ प्रकाश छोड़ दो, आप कट उपनिषद पढ़ो। कट उपनिषद सवाल उठाता है, हम ये जो पूजा पद्धति रामानुज की फॉलो कर रहे हैं या मीमांसा फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आगे बदलाव हमारे अंदर होने चाहिए, कर्मकांड में नहीं। कमाल है यार। डॉक्टर राही ये महाभारत के डायलॉग मारते फिरते हैं, भूल जाते हैं उसे डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा था। क्या बात करते हैं ये लोग। तो ये जैसे इन्होंने अभी बंच ऑफ थॉट्स को एडिट कर दिया, कुछ दिन बाद ये उसको भी एडिट कर देंगे, कहेंगे कि इसको राही मासूम, ये बात में आ चुका है। नहीं, वो एक संस्थागत चीज है। मैं कहता हूँ गुरुजी वाले जो बंच ऑफ थॉट्स है, रजा का नाम हटा दिया गया कि उनके हटाने से क्या वो लिखी हुई चीज बदल जाएगी? नाम हटा लेने से क्या बदल जाता है क्या? कमाल करते हैं। मतलब रहीम के दोहे को या रहीम का नाम हटा देंगे तो वो मिट जाएंगे क्या? कैसी बात करते हैं। मैं कह रहा हूं बंच ऑफ थॉट्स को उन्होंने एडिट किया, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल है, उनकी संस्था के नियम है, वो अपना विचार बदल रहे हैं समय के साथ, बड़ी अच्छी बात है, आप जो मर्जी करते रहे। आप इस भूमि की भाई, ये भूमि, मतलब मैं शुद्ध हिंदी में बोलना चाहता हूँ, इस भूमि और मेरे बीच में माता पुत्र का नाता है। ये कौन होते हैं बीच में आने वाले? ठीक बात। थोड़ी सी गंभीर और थोड़ी सी भावुक भी हो गई बातें, लेकिन चूंकि मुद्दे बहुत सारे इस तरह के जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो कई सारी चीजें, कई सारे तरह की, जैसे साहित्य में कई सारे रस एक साथ आ जाते हैं सम्मेलनों में, उसी तरह से हमारी बातचीत में भी कई सारे भाव आ गए। आखिरी पड़ाव पर हैं हम अपनी आज की चर्चा की। थोड़ी सी बड़ी चर्चा है क्योंकि आज बहुत सारी, हमने शुरू में ही कहा था, बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए। हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाद आप अपना रिकमेंडेशन दें। जी,
रिकमेंडेशन देने से पहले मैं एक बड़ा रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि एक तो आप हमारी फार्मर्स प्रोटेस्ट की कवरेज देखिए, जो हमारे वेबसाइट पर है, बहुत हिंदी और इंग्लिश में भी है। और हमने अर्नब और पार्थो के जो चैट्स है उसमें हमने और भी रिपोर्ट्स किए, अभी तक 6 रिपोर्ट्स हो गए हैं। मैंने भी उसमें 2 रिपोर्ट्स किए। एक था कि जो पार्थो दासगुप्ता थे वो एक ट्रोल आर्मी हायर करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में है। और दूसरा ये है कि कैसे अर्नब गोस्वामी के इंस्टिगेशन पर बार्क के ऑफिशियल्स रजत शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी मैंने एक रिपोर्ट किया है। मैं एक और रिपोर्ट करने वाला हूँ जो कि स्पेसिफिकली टैंपरिंग पर है, तो वो भी आएगा, उस पर अभी काम जारी है। आयुष का और बसंत का भी काफी रिपोर्टिंग रहा है इस पर, और प्रतीक ने भी किए हैं, तो जरूर हमारा वो कवरेज देखिए पार्थो और अर्नब के चैट्स का। मुझे लगता है कि हमारा अभी तक का सबसे बड़ा एक्सटेंसिव कवरेज रहा है इस इशू पर, क्योंकि वो तो हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी है थोड़ा सा, तो जरूर देखिए। और ये जो आपको जो खबरें मिलती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई देगी सही में। अगर आप कंपेयर करेंगे अभी, मैं जैसे बोल रहा था कि कल आप अगर रिपोर्टिंग देखेंगे कैसे वो गाजियाबाद में कवर कर रहे थे, पर बसंत और ताहिर दोनों अंदर थे और वो वहां से लोगों के दृश्य दिखा रहे थे, वो लोगों से बात कर रहे थे, तो आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा। और इसके लिए ये डिफरेंस आता है क्योंकि आप हमारे खबरें सपोर्ट करते हैं, आप हमको सपोर्ट करते हैं, तो जरूर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए अगर हम आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो। मेरे रिकमेंडेशंस छोटे से रहेंगे थोड़े से। एक तो आप ट्रिब्यून चंडीगढ़ के जो 2 रिपोर्ट हैं ये रैली के लिए, वो जरूर पढ़िए। आई थिंक मुझे लगता है कि वो सबसे क्रेडिबल सोर्स है पंजाब के अभी न्यूज़पेपर वाइज। और एक और रिकमेंडेशन रहेगा मेरा, आयुष तिवारी का एक रिपोर्ट है हमारे इसमें जो हम मेंशन कर रहे थे कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आपने कंप्लेंट मतलब एक्शन तो ले लिया, पर आपके बाकी के जो एंकर है उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब एग्जाम्पल्स को लिस्ट आउट किया है, तो वो जरूर पढ़िए। और एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन, मैं हालांकि इसके बारे में बात नहीं कर पाया, हमने डिस्कस भी किया। वॉल स्ट्रीट पे तहलका मचा हुआ है। वॉल स्ट्रीट पे गेम स्टॉप नाम का एक शेयर है, उससे इसको ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट 2.0 बोला जा रहा है। और वो उसके बारे में कुछ एक छोटा सा रिकमेंडेशन है मेरा। चमत पलियापटिया एक वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट है, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू दिया है, वो जरूर यूट्यूब पर देखिए, आपको मजा आएगा। थैंक यू मेघनाथ। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? मेरे 3 रिकमेंडेशन है। पहला, हम यूपी की बात कर रहे थे और इस सब बातों में एक बात तो मैंने तो जानबूझकर नहीं उठाई, बाकी हाँ आपका पता नहीं, लव जिहाद का मैंने जिक्र नहीं किया, और कानून का, वो भी यूपी सरकार की करामात है। तो न्यूज लॉन्ड्री पर एनएल सेना में लव जिहाद पर भी सीरीज चल रही है, और लोग उसे भी ना भूल जाएं कि लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो उसे फॉलो करें। और विवेक कौल का लेख है न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर, बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग, उसे जरूर पढ़ें। और तीसरा, मैं नेहा दीक्षित की वो रिपोर्ट 2018 की वो रिकमेंड करूंगा, द वायर पर है, जो एनकाउंटर्स पर उन्होंने करी थी। ठीक। सबा, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं किताबें और शोज रेकमेंड कर दूं? हाँ, बिल्कुल, जो भी आपकी बिल्कुल इच्छा। नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही वैरायटी देख चुकी हूँ अभी हाल में। जी। मेरी एक बेटी भी है मेरे साथ बैठ के। एक तो मैंने वो व्हाइट टाइगर वाली फिल्म देखी। अरे वाह, आपने मेरा रिकमेंडेशन ले लिया। अच्छा। वो अच्छी है, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म। मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो लीड एक्टर है, वाह, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना, उसके लिए पूरी फिल्म देख लीजिए। हाँ, उसी के मैंने लिए किताब देख पढ़ी लीजिए। है बहुत पहले, मुझे अच्छी लगी वो किताब एक्चुअली। कौन है लीड एक्टर? एक नया सा एक्टर है, उसने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। हाँ, वो फिल्म जरूर देखिएगा। और थोड़ा सा पहले शुरू में मुझे अजीब लगा कि अंग्रेजी में वो बातचीत हो रही है ना, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर से आज जब इट्स जो सर्वेंट और मास्टर के बीच में जिस तरह से हम लोग सब रहते हैं, बिल्कुल, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास, अगर आपको पैरासाइट पसंद आई है ना क्लास सिस्टम पे, तो आपको ये उस क्लास सिस्टम का इंडियन वर्जन लगेगा। इंडियन वर्जन, एब्सोल्युटली। तो बहुत ही वो मुझे बहुत पसंद आई। लाइटर नोट पे मैं 1-2 चीजें रेकमेंड कर दूं, लाइटर नोट पे भी रहना। हमारी बच्ची बैठ के देख रही थी एक शो कॉल्ड द लास्ट डांस अबाउट माइकल जॉर्डन।
अच्छा। आई स्टार्टेड, मैंने देखना शुरू किया, इतना मजा आया भाई, क्योंकि उनकी पूरी कहानी है और किस तरह से और जो खूबसूरती से वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो हर एपिसोड में है। तो कोई भी देखेगा वो डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, और बिल्कुल जो हमारे जमीन पे जो सब चीजें हो रही हैं उससे दूर दिमाग को ले जाता है। ठीक बात। थर्डली, मैं आज अभी मैंने शुरू की है एक शो कॉल्ड, फ्रेंच में है, आप लोग, मैं ज्यादा टीवी देख रही हूँ क्योंकि एक फ्रेंच में है, कॉल माय एजेंट। अच्छा। कॉमेडी है, बहुत मजेदार। हाँ, वो मैंने भी शुरू किया वो एक्चुअली, वो बहुत हाँ? बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ, कॉमेडी मजा आ रहा है। बहुत बस मजा आ ये रहा सब है, और किताबों में काफी सारी किताबें मैंने पढ़ ली हैं आजकल। रिसेंटली मैंने पढ़ी, एक हमारे जर्नलिस्ट होते थे, आशीष खेतान की किताब। आशीष खेतान की किताब आई आशीष है। की हाँ। किताब मैंने पढ़ ली क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लॉन्च, वर्चुअल लॉन्च में मैं एक हिस्सेदार हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो बहुत ही पढ़ लीजिएगा जरूर। इसको पढ़ना है सबा, मतलब आपका जो भी रिव्यू है उसके आधार, उसके बिना भी हम लोग पढ़ते खैर, लेकिन आपका रिव्यू देख के अब इच्छा और बढ़ गई है, और नहीं, हाँ, उसमें वो पढ़िए। पार्टिसिपेट भी करेंगे जब ये सेशन होगा वर्चुअल, तो हम लोग। नहीं, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उस किताब में खास बात ये थी कि हम लोग सब जानते हैं कम्युनलिज्म है सब, वो डायलॉग डिस्क्राइब करता है ना, जो कम्युनलिज्म जो पेट से आता है, जो उसकी एक्सपीरियंसेस हुई, और वो है, और आशीष ने काफी काम भी किया अंडर कवर जाके, तो वो बहुत ही वेल एडिटेड किताब भी है। ठीक बात। वो जरूर पढ़िएगा, वो रिसेंटली। और बाकी सब सबा क्या नाम है किताब का? अंडर कवर। अंडरकवर। हाँ। आप जरूर उनके साथ कुछ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये तो सबा ने जिक्र किया, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें अपनी एक जानकारी बस डिस्क्लोज करना है। हम और आशीष खेतान कलीग रहे एक टाइम पे, जिस समय उन्होंने ये सारा अंडरकवर काम किया, अच्छा, हाँ, उसका बड़ा हिस्सा हमने ट्रांसलेट किया है हिंदी में। बड़ा हिस्सा मतलब कम से कम 100 पन्ने की जो स्पेशल एपिसोड आए थे गुजरात पे, दंगों पे, अंडरकवर, वो आशीष का काम था। मतलब किसी जर्नलिस्ट के लाइफ का ड्रीम जॉब होता है, वो काम किया था उन्होंने, तो हम लोगों ने उसको हिंदी में किया है और बहुत करीब से देखा है उस काम को। तो उनके अनुभव पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये किताब मैंने भी नहीं पढ़ी है, अब देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कोई रिकमेंडेशन है सब आपका? नहीं, बस मैं किताबें पढ़ती जा रही हूँ आजकल, किताबें और टीवी शोज आप देख रहे हैं। बीच में मैं सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर चली जाती हूँ जी। अब ऐसी ही जिंदगी कट रही है। स्ट्रेस बस्टर के तौर पर ये सारी चीजें करते रहना चाहिए, बतौर पत्रकार ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मेरे 2 रिकमेंडेशन है। एक तो सबा ने रिकमेंड कर दी वो फिल्म व्हाइट टाइगर, जो कि अरविंद अडिगा की पहली किताब थी, और पहली किताब के लिए उनको बुकर प्राइज भी मिला था। तो उस किताब पर बनी ये फिल्म है व्हाइट टाइगर, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। तो ये तो मेरा भी रिकमेंडेशन है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हिंदुइज्म, सनातन को लेकर घाच-पाच मचा हुआ है। तो एक राइटर है मराठी के, भालचंद्र नेमाड़े, उनकी किताब है हिंदू, और उसकी जो टैगलाइन है बड़ी खूबसूरत है, जीवन की समृद्ध कबाड़। बहुत खूबसूरत है। तो वो, उसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, पढ़ें कि कैसे कोई हिंदुइज्म का कोई एक तरफ जाता है, या कोई ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है कि सारी चीजें एक जगह जा रही हो। बहुत सारे रास्ते हैं हिंदुइज्म में, जिसकी गांधी जी बात करते थे, या तमाम विचारकों ने, संतों ने, धार्मिक उपदेशकों ने बातें की हैं, कबीर ने, तमाम। तो उस किताब को, कि जीवन की इतनी समृद्ध कबाड़ है ये, इसमें बहुत सारी चीजें बेमतलब की हैं, कबाड़ हैं, लेकिन सबके अपने अपने स्थान है और सबके लिए स्पेस है। हिंदुइज्म ये है। तो उसमें जो उन स्पेस को खत्म करने की जो प्रक्रिया है, उससे बचते हुए हिंदुइज्म को उसके पूरे होलिस्टिक अप्रोच में एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि सेमिटिक रिलीजन्स हैं तो वहां तो एक पद्धतियां तय हैं एक तरफ जाती हुई, लेकिन इस तरह का कोई कॉमन एक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। उस पर वो किताब है, पढ़ें, समझ में आए तो जरूर उस पर अमल भी करना चाहिए। एक अतुल सर, एक रिकमेंडेशन, अतुल सर का टिप्पणी जरूर देखिए। वो जो पिछला वाला जो आपका अर्नब चैट का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो जरूर देखिए, वो एपिसोड हमारे YouTube पर है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सब फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जस्ट फॉरवर्ड मी ऑन व्हाट्सएप। ये कहाँ क्या कुछ देखना, वो भी मुझे सुना, वो भी आई वुड लाइक टू सी कि हाँ बिल्कुल, जी प्लीज फॉरवर्ड करिए। तो मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ
हाँ। देखिए, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और आपको सारी की सारी अपडेट तुरंत मिल जाएंगी। हाँ, इमीडिएटली जो सब्सक्राइबर्स का हमारा ग्रुप है उस पे सारा अपडेट चला जाता है स्पेशल, तो उस पे वो मिल जाती हैं। ये भी एक तरीका है। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबा बहुत आपका। मजा आया, हमेशा मजा आता है। मेघनाथ आपका भी और शार्दुल आपका भी। जी थैंक यू। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।